हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्ड बाय मी। और आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमें वीडियो के लास्ट में पता चलेगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि अर्थ अप्रॉक्स कितना पुरानी है। अब हम उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब ये इंडियन प्लेट क्या है, पहले हमें ये समझना है। ये ऑब्वियसली हमने टेक्टोनिक्स जो है प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें देखा होगा कि जो अर्थ है उसमें जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग प्लेट्स हैं। यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऐसे ही इंडियन प्लेट है। हमारा जो इंडिया है उसका जो अर्थ क्रस्ट है, बेसिकली ये समझ लेते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है जिस पोर्शन पे इंडिया है वो इंडियन प्लेट है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। बहुत पहले यहाँ पे यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट है जो यहाँ पर थी, और इंडिया की जो प्लेट है वो यहाँ पर थी। और ये धीरे धीरे विद टाइम ऐसे मूव की, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई इसकी, जो कि अभी भी कंटिन्यू करी और आकर इसमें जाकर मिल गई। और अभी भी आप देखेंगे तो ये प्लेट और इनका जो ये हुआ कोलिजन, यहाँ पे हिमालयाज बने थे फिर, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वेटर है ना उसके साउथ में था, ये इक्वेटर के साउथ में थी हमारी इंडिया की प्लेट। ठीक है, और ये जो प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो है वो थी टेथिस सी, पानी था, बिल्कुल समुद्र था, और टेथिस सी नाम था उसका। और अभी भी नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है अभी भी कंटिन्यू कर रही है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इस इंडियन प्लेट को थोड़ा सा समझते हैं। इंडियन प्लेट जो है ये पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब पेनिनसुलर इंडिया क्या है, इसके लिए फर्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है वहां जाइए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो लैंड का पार्ट जो पानी से कवर्ड होता है चारों तरफ से, जैसे ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये पेनिनसुलर इंडिया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये दोनों मिलके इंडियन प्लेट बनाते थे। ठीक है, बाद में ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, वो अलग बात है। तो अब जो इंडियन प्लेट है ना, इसके ऊपर बहुत सारे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते हैं। ये क्या होते हैं? एंडोजेनिक मतलब सरफेस के अंदर से, एंड एक्सोजेनिक मतलब सरफेस के ऊपर काफी सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली कितना बड़ा क्रस्ट का पार्ट है अर्थ जो है, इंडियन प्लेट जो है वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तो मूवमेंट्स तो हुई होंगी, बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, माउंटेन्स बने हैं, बहुत सारे फॉल्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है जो हम आगे जाके देखेंगे। अभी बस हमें इतना ही समझना है कि इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव हुई, इंडियन प्लेट में पेनिनसुला इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो जाके मूव हुई, और बहुत सारे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस लगे, जिससे बहुत सारे इंडिया के सरफेस और सब सरफेस फीचर्स जो हैं वो बने। और वो कौन कौन से फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया को हम डिवाइड करें, अगर जियोलॉजिकली डिवाइड करें, तो इसके अंदर एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक है जिसकी हमने अभी बात की, भाई ये पेनिनसुला वाला एरिया है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है। एक हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं, जो कि हमने देखा कि जब टकराई माउंटेन्स बने तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे हिमालय और भी माउंटेन्स है। और एक है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो तीन नदियां जहां से बहती है, जहां से इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से निकलती है, उसके आसपास प्लेन एरिया है जहां तक इनका पानी जाता है, तो एक ये प्लेन है। तो अब हमने इंडिया को इन तीन जियोलॉजिकल डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आइए इस पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में क्या लिखा है कि कैम्ब्रियन पीरियड से, कैम्ब्रियन पीरियड क्या है, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, इसको भी हम कभी किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे, इतना भी रेलेवेंट नहीं है। तो कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम से ही वेस्टर्न कोस्ट का कुछ पार्ट जो है वो सी के अंदर सबमर्ज हो गया था। तो ये हमें समझना है। तो ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये इसका वेस्ट कोस्ट है और ये इसका ईस्ट कोस्ट है। तो हम कह रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट का जो कुछ पोर्शन है ना, वो सब सी के अंडर सबमर्ज हो गया था। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, द्वारका सिटी में पहले कहते कि थी वेस्ट इंडिया में कहीं, और फिर अब वो पानी के नीचे है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ जो पोर्शन है वेस्टर्न कोस्ट का वो सी के अंडर सबमर्ज है। कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, मतलब कुछ प्लेट में मूवमेंट हुआ होगा, कुछ जिसके कारण कुछ एक्टिविटी हुई होगी, सबमर्जेंस हुआ होगा। और तो हमें सिर्फ इतना समझना है, हाल फिलहाल एनसीईआरटी में जो दिया है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो उस ब्लॉक का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका कुछ पार्ट कैम्ब्रियन पीरियड से ही सी के अंडर सबमर्ज्ड है। अब हम देखते हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक की एक वर्टिकल मूवमेंट है और ब्लॉक फॉल्टिंग है। बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट जो हम कह रहे थे कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, बिल्कुल जैसे हमने पहले अभी ये देखा कि ये है वो पेनिनसुलर ब्लॉक और इसकी ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट है। तो ये वर्टिकल मूवमेंट चल रही है।
प्लस चल रहा है ब्लॉक में फॉल्टिंग। मतलब ब्लॉक फॉल्टिंग क्या है, फॉल्ट क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, बिल्कुल डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से समझेंगे कि फॉल्टिंग क्या है। तो ये मान लीजिए दो अर्थ के पोर्शन है, इनके बीच में क्रैक आ गया, फॉल्ट पड़ गया। तो इस फॉल्टिंग के कारण जैसे जो वो उसकी मूवमेंट चल रही है ब्लॉक की, पेनिनसुलर ब्लॉक की, उसके कारण क्या हो रहा है कि फॉल्ट हो रहा है जहाँ पे अलग अलग, अब जैसे फॉल्ट है थोड़ी सी जगह बन गई, गैप बन गया, वहां से रिवर निकल गई, तो ये रिफ्ट वैलीज बनी है। रिफ्ट वैलीज मतलब यहाँ पे एक लैंड का पीस मान लीजिए, यहाँ पे लैंड का पीस, इनके बीच में जगह बन गई है, ये लैंड का पीस थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है, तो ये बीच में जगह, यहाँ से एक नदी निकल गई। तो ये रिफ्ट वैलीज है, कौन कौन सी है, नर्मदा रिवर है, तापी है, महानदी है, और हमारे यहाँ पे सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं। इसके अलावा और माउंटेन्स अगर अगर हम बात करें, जो पेनिनसुलर ब्लॉक में माउंटेन है तो वो है अरावली हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, जावाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स। इन सबको हम ऑन मैप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, बिकॉज ऐसे याद नहीं रहेगा और ना ही समझ आएगा। जब हम ऑन मैप देखेंगे तो बिल्कुल हमारे दिमाग में उनकी लोकेशन भी, बिकॉज मैपिंग भी हमें करनी है, तो लोकेशन भी और ये रेंजेस और हिल्स भी हमें याद हो जाएंगे। रिवर वैलीज जो है, यहाँ की जो रिवर वैलीज है पेनिनसुलर ब्लॉक की, वो शैलो है, मतलब उनकी जो डेप्थ है ना वो काफी कम है, विद लो ग्रेडियंट्स, वही जो स्टीपनेस है वो कम है। अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेनिनसुलर ब्लॉक में, ईस्ट फ्लोइंग मतलब ये ईस्ट पोर्शन है, इस तरफ जो नदियां बह रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जो नदियां बह रही है, वो एक डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल एंटर करने से पहले। और ये कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि महानदी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सबको भी हम ऑन मैप देखेंगे तो हमें याद रहेगा। तो डेल्टा क्या होता है पहले ये समझते हैं, और फिर हम समझेंगे कि ये डेल्टा बना रही हैं। कौन सी नदियां बना रही है ये हमें याद रखना है कि ये जो है, ये ईस्ट है, ईस्ट फ्लोइंग जो नदी है, महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा, कावेरी होगी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ये रिवर बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो है डेल्टा बना रही है। तो डेल्टा क्या होता है ये समझते हैं। डेल्टा फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, माउथ मतलब बिल्कुल ये लैंड है, ये डायग्राम देखिए, और ये है हमारी सी, और ये रिवर है जो आ रही है, और ये आके ये मतलब रिवर का माउथ हो गया। तो ये माउथ पे बनेगी, मतलब बिल्कुल जब वो एंटर कर रही होती है सी पे, वो उसका माउथ है, वहां पर ये डेल्टा बनता है। जब कोई भी रिवर सी एंटर करती है तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन होती है, और अपने जो सेडिमेंट्स, जो इसमें जो पत्थर, छोटे मोटे कण ये जो लेके आ रही है, वो सारी रिवर माउथ पे डिपॉजिट कर देती है और डेल्टा बना देती है। इस तरीके से डेल्टा बन जाएगा, जैसे नदी यहाँ बह रही है, कुछ डिपॉजिट्स यहाँ हो गए, यहाँ नदी जा रही है, यहाँ डिपॉजिट्स हो गए, तो ये एक है डेल्टा होगा। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत होंगे, बिल्कुल इतनी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी जो रिवर में होगी, तो ये डेल्टा काफी न्यूट्रिएंट रिच होगा। तो ये हमें समझ आ गया डेल्टा क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जरा इस पेनिनसुलर ब्लॉक के इसका एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ना एक नदन बाउंड्री दे रखी है इस ब्लॉक की, जो कच्छ से शुरू होती है, फिर अरावली के पास, फिर यमुना गंगा के पैरेलल जाएगी, और फिर उसके बाद राजमहल हिल्स तक, देन कार्बी एंग्लोंग एंड मेघालय प्लेटू नॉर्थ ईस्ट में, और राजस्थान वेस्ट में इसी के ही एक्सटेंशन बताए गए हैं। तो ये लाइन इसमें ना मैंने इससे ड्रॉ की है, तो हम यहाँ से समझते हैं। मान लो ये इसकी नॉर्थ बाउंड्री है, ये वाली जो लाइन है, एक रफली नॉर्थ बाउंड्री मान लो। तो ये रन ऑफ कच्छ हो गया, ये अरावलीज हो गए, इसके यहाँ पे राजस्थान हो गया, देन ये गंगा यमुना के पैरेलल हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो गए राजमहल हिल्स, एंड देन मेघालय प्लेट्यू और कार्बी एंग्लोंग। तो ये एक नदन बाउंड्री बता दी पेनिनसुलर ब्लॉक की। अब हम और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर है, हमने देखा था फॉल्ट है, रिफ्ट वैलीज है, नर्मदा रिवर हो गई, तापी रिवर हो गई, इनके बीच में है सतपुरा रेंज। ये थोड़ा सा जूम इन करके बताती हूँ, ये है सतपुरा रेंज, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, और इस तरफ है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जाते हैं, ये है महानदी, ये है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये अगर हम इसको ऑर्डर वाइज भी याद रख सकते हैं, पहले है महानदी, एक महान सी नदी है जो सबसे पहले है, फिर है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नीचे की तरफ है, ये हमें याद रखना है। तो कावेरी यहाँ है, कृष्णा यहाँ है, गोदावरी यहाँ है, महानदी यहाँ है। धीरे धीरे जब हम बार बार इन रिपीटेशन पढ़ेंगे, आगे हम ड्रेनेज वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सी रिवर कहाँ है। तो यहाँ पर हमने देखा सतपुरा रेंज है, नर्मदा, तापी है, तो ये इस तरफ फ्लो कर रही हैं वेस्ट में, और ये वाली जो सारी रिवर्स है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट में फ्लो कर रही हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोल सकते हैं इनको। और यहाँ पर जो है ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में है मालदा फॉल्ट। ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बनाया है यहाँ पे मालदा फॉल्ट के बारे में, बिकॉज एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन कर रखा था। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सब पढ़ेंगे भी। अभी हम जस्ट देख लेते हैं कि ये जो है, ये एक पीक है महेंद्रगिरी की, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये वो नहीं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया बिल्कुल। ये जो नल्लमलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, जावाड़ी, ये सारे कृष्ण और कावेरी के बीच में है।
ये हमें ध्यान रखना है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये हम देखते हैं कि ये कावेरी है, ये कृष्णा है, इसके बीच में यहाँ पर है नल्लामलाई, यहाँ पर ये है वेलिकोंडा, ऐसे है पालकोंडा और यहाँ पे जावाड़ी, ये सब यही पास पास में हिल्स हैं ये वाले। तो एक पेनिनसुलर ब्लॉक का एक रफ जो है आइडिया हमको इससे याद हो गया। मैप पे इसलिए मैंने सब डाल दिया कि इससे याद हो जाएगा और एकदम दिमाग में बैठ जाएगी चीजें कि ये एक नर्दर्न बाउंड्री है, ये रिवर्स है कौन कौन सी है, और ये रेंजेस है जो अभी हमने देखा। अच्छा ये जो रॉक है जिसका ये पेनिनसुलर ब्लॉक बना हुआ है वो कौन से हैं? ग्रेनाइट एंड जनेसिस। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, बट नेसिस में से पढ़ रही हूँ। ग्रेनाइट एंड नेसिस इनका ये बना हुआ है जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है इसके रॉक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, जो सेकंड जो पॉइंट था उसके बारे में, कि ये जो हिमालय और अदर पेनिनसुलर माउंटेन है कि यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल हैं। यंग क्यों है? बिकॉज वैसे तो अर्थ बहुत पुरानी है, तो उसके अगर हम कंपैरेटिवली या रिलेटिवली देखेंगे ना, तो ये जो माउंटेन बने, जो इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ है यूरेशियन प्लेट से, ये थोड़ा सा रीसेंट है। और वैसे रीसेंट नहीं, बहुत मिलियन ईयर्स पुराना है, बट फिर भी अर्थ के कंपैरेटिवली रीसेंट है। और इसलिए ये जो माउंटेन्स है ना, ये यंग है, कि जैसे अभी अभी बने हो। अब यंग है तो ऑब्वियसली ये ना फ्लेक्सिबल भी है और वीक है। इसमें हमने जैसे पहले भी देखा था, बहुत सारे एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क करते हैं, और इन फोर्सेस के कारण जो ये फोर्सेस लग रहे हैं ना सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर से, उसके कारण बहुत सारे फॉल्ट जाते हैं, फॉल्ट बन जाते हैं और थ्रस्ट प्लेन्स बन जाते हैं। प्लेन्स तो खैर हमें पता ही है। अब ये फॉल्ट और फोल्ड ये क्या चीज़ है, इसको जरा समझते हैं। ये देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। ये वाला जो डायग्राम है इसको जरा जूम इन कर लेते हैं। ये फॉल्ट है। मान लो कि ये जो है ये हमारा थोड़ा सा सॉरी गलत हो गया, यहाँ से, हाँ, ये हमारा ना एक ब्लॉक है, और ये पहले ऐसे ही ऊपर की तरफ ही था ये ब्लॉक। अब ये वाला जो दूसरे वाला ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे बीच के अंदर आ गया भाई, गैप, दरार आ गई। और ये वाला जो ब्लॉक है ना, अब इसको हम रब कर देते हैं और समझते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये नीचे की तरफ मूव कर गया, तो ये यहाँ पर क्या पड़ गया? फॉल्ट पड़ गया। तो एक जनरल सा एग्जांपल है, बहुत टाइप के फॉल्ट होते हैं। हम एक थोड़ा सा समझने के लिए बस इस डायग्राम से समझ लेते हैं। फोल्ड क्या होता है? मान लो भाई ये पहले सीधी सी जमीन थी, और अब इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी। अब आप देखो, पेपर ले लो या कोई भी चीज ले लो, जो इलास्टिक जैसे रबर ले लो, जब आप दोनों तरफ से जोर लगाओगे ना, क्या होगा? वो ऐसे ऊपर से ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स बन जाएंगे। यही चीज अर्थ के साथ हुआ है। ये दोनों तरफ से फोर्स लगाए, यहाँ से और यहाँ से, और ये फोल्ड बन गए हैं। और इन्हीं से माउंटेन बनते हैं जब इनकी हाइट थोड़ी बढ़ गई। ये देखिए हाइट, इसीलिए हमने बोला है कि ये जो है फ्लेक्सिबल भी है, फोर्स लगता है उस हिसाब से, वीक भी है। अभी इसका ओरिजिन क्या है ये हमने देखा, ये टेक्टोनिक ओरिजिन की है। टेक्टोनिक ओरिजिन का क्या मतलब है? मतलब वही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई, जब आपस में टकराई तो ये माउंटेन्स बने। अब डाइसेक्टेड बाय रिवर्स इन द यूथफुल स्टेज, बहुत सारी रिवर्स भी है जो इन माउंटेन से निकलते हैं। हमने देखा ऑब्वियसली गंगा है, यमुना है, बहुत सारी रिवर्स है, तो रिवर्स भी निकलती है। रिवर्स यूथफुल स्टेज में है। ऑब्वियसली जब रिवर निकलेगी एकदम, अभी ग्लेशियर से पानी मेल्ट हुआ है, आया है, तो वो यूथ में है। यूथ में धीरे धीरे आगे जाके मैच्योर होगी, ओल्ड होगी, वो सारी स्टेजेस ऑफ रिवर हैं। उसको हम अलग से फिर कभी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, वो ये है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती है अलग अलग टाइम पे। जब रिवर यूथ स्टेज में होती है तो वो अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती है, जब वो मैच्योर स्टेज में होती है, ओल्ड स्टेज में, तो वो अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स में। जैसे हमने देखा कि एकदम जब रिवर सी में मिलने वाली होती है तो वो डेल्टा फॉर्म कर देती है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा फॉर्म करती है। तो अभी ये जो लैंडफॉर्म्स है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है स्टेज के इंडिकेटिव। अच्छा, आप ये भी आप कमेंट में ये भी करके बता सकते हैं कि जो रिवर से ईस्ट फ्लोइंग रिवर से वो डेल्टा नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही है? वेस्ट फ्लोइंग बना रही है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, तो आप इसका आंसर लिख दीजिए। अभी हम देखते हैं कि वी शेप्ड वैली, रैपिड्स और वाटरफॉल से, ये वो लैंडफॉर्म्स है जिससे इंडिकेट होता है ना कि ये यूथफुल स्टेज में है अभी रिवर। तो ये वी शेप वैली क्या है, रैपिड क्या है, वाटरफॉल तो हमें पता ही है। वी शेप्ड वैली के लिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए पहाड़ हो गया एक, ये पहाड़ है, तो ये वी शेप दिख रहा है ना, ये वी शेप में है, और ये वी शेप्ड है और वैली और बीच से पानी निकल रहा है, तो ये वी शेप्ड वैली हो गई। अब रैपिड्स क्या है? रैपिड्स मतलब रिवर कटिंग डाउन रैपिडली इन अ लोकलाइज सेक्शन। मान लीजिए ये है लैंड, ये ऊपर रिवर बह रही है, और ये रिवर ने क्या हुआ, इसके बहाव से धीरे धीरे नीचे के कुछ कुछ पार्टिकल्स निकलते गए, और धीरे धीरे जो है कट, रिवर ने इस लैंड को कट कर दिया। तो जब ये रैपिडली जो रिवर कट डाउन कर रही है एक सेक्शन को, और स्टीपर ग्रेडियंट मतलब ये जो स्लोप है एकदम, जो स्लोप है सॉरी, ये एकदम स्टीप है,
तो उसे हम रैपिड कहेंगे। तो यूथफुल स्टेज का इंडिकेटिव क्या है? रिवर का जो यहाँ पे रिवर बह रही है वो अपनी यूथ स्टेज में बह रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वी शेप्ड वैली मिलती है, रैपिड्स मिलते हैं और वाटरफॉल्स मिलते हैं। अब हम अगले पोर्शन पे आ जाते हैं, इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो प्लेन बन रहा है। अब पहले क्या था? एक जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन। अच्छा ठीक है जी, इसे समझ लेते हैं क्या था। अब जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट जब टकराई, हमने कहा कुछ माउंटेन बने। जब कुछ, जैसे हमने फोल्ड्स में देखा कि कुछ उठा यहाँ से पोर्शन, तो यहाँ से कुछ डिप्रेशन भी बना। तो ये डिप्रेशन जब बना ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसको सेडिमेंट्स फिल करती है। जो रिवर्स आती है, यहाँ से रिवर बह रही थी, थोड़ा सा हम इसको पेन चेंज करके समझ लेते हैं। ये रिवर आई, रिवर यहाँ से निकली, तो रिवर ने यहाँ पे क्या किया कि कुछ पार्टिकल्स कलेक्ट कर दिए। ये पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए हैं जी। तो ये पार्टिकल्स कलेक्ट होते गए और ये डिप्रेशन बढ़ गया और यहाँ पे ऐसे लैंड आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये जो जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन, सॉरी ये प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन जो था, धीरे धीरे फिल किससे हो गया? सेडिमेंट से। और फिर क्या हुआ, जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर आई थी, तो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स हुए। ये जो डिपॉजिट हुआ, इनकी जो डेप्थ है वो बता रखी है 1000 से 2000 मीटर की है। तो ये जो एरिया है, इसे हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं फिजियोग्राफी पे। फिजियोग्राफी होती क्या है? जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर फिजिकल फीचर्स जो है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई नदियां हैं, जो भी फीचर्स है उनको पढ़ते हैं, तो उसे फिजियोग्राफी कहते हैं। ये फिजियोग्राफी कैसे बनी है? धीरे धीरे जो है एक डेवलपमेंट हुआ है, एक मतलब अलग अलग स्टेजेस हुई हैं, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, अलग अलग फोर्सेस लगे हैं, जिससे ये फाइनली फिजियोग्राफी बनी है अर्थ की। तो अब हम इंडिया में देखते हैं कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, वैलीज हैं, डीप गॉर्जेस हैं। गॉर्ज क्या होते हैं ये यहाँ पे मेंशन है, हम अभी देखेंगे। और बीच में है नॉर्थ इंडिया का प्लेन, और साउथ के अंदर क्या है? स्टेबल टेबल लैंड, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, डेन्यूटेड रॉक्स। ये सब क्या है अभी समझते हैं, एक बार जरा से समझ लें इंडिया को। ये हम एक इंडिया का रफ मैप ले लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, यहाँ तो माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारी वैलीज बन रही हैं, जैसे हमने अभी वैली देखी, वी शेप्ड वैली। बहुत सारे गॉर्जेस हैं। गॉर्ज क्या होते हैं? अभी पहले हम गॉर्ज पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा फोकस जूम इन करके। एक ये मान लीजिए लैंड का पोर्शन है, ये लैंड आ गया, ये लैंड है। तो एक डीप, अब ये देखिए ये डीप भी है, नैरो, मतलब ज्यादा चौड़ाई भी नहीं है, नैरो वैली विद स्टीप स्लोप्स, मतलब ये जो स्लोप है ये एकदम स्टीप स्लोप्स है, यूजुअली फॉर्म्ड बाय रिवर। एक रिवर गॉर्ज बनाती है, क्या है कि एकदम डीप नैरो वैली है, ये दोनों तरफ जो है सरफेस है, पहाड़ों के बीच में ये एक नदी बह रही है, ये, और साइड में स्लोप है, एकदम स्टीप नैरो सी वैली है और डीप है। तो ये हो गया गॉर्ज। तो बहुत सारे गॉर्जेस में बनते हैं। अगर आप कभी विजिट किया होगा आपने, हिमाचल साइड गए होंगे आप, उत्तराखंड साइड, तो वहां आपने देखा होगा ये सारे फीचर्स आपको नॉर्मली दिखेंगे, आपको वैलीज दिखेंगी, गॉर्ज दिखेंगे, माउंटेन रेंजेस तो बिल्कुल दिखते ही हैं। तो नॉर्थ में ये, फिर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर है नॉर्थ इंडिया का प्लेन, ये प्लेन एरिया है। और फिर ये जो पेनिनसुलर इंडिया वाला ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा ही था अभी, वहां पर स्टेबल टेबल लैंड है, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, डेन्यूटेड रॉक्स है। रॉक्स डेन्यूटेड मतलब रिमूवल ऑफ कवरिंग, मतलब वो रॉक जो धीरे धीरे हवा से, पानी से उसके ऊपर का पोर्शन कवर धीरे धीरे हटता गया। तो इस टाइप के डेन्यूटेड रॉक्स मिलेंगे। और बहुत सारी डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स है। स्कार्प्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टीप पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एकदम स्टीप पीस ऑफ लैंड जो है ये आपको मिलेगा। अब इस माइक्रो वेरिएशन, मतलब बहुत सारे हमने देखा कि अलग अलग है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर हमने देखा कहीं पे पहाड़ है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज है, रॉक्स है, मतलब बहुत वेरिएशन है। तो इसलिए अब हम इसको जो डिवीजन कर रहे हैं इंडिया को, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे हैं 6। कौन कौन सी है? एक तो हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट, राजस्थान में डेजर्ट है बिल्कुल, ये भी एक फीचर है हमारा फिजियोग्राफिक फीचर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा और स्टेट पे भी थोड़ा बहुत आता है, बट मेन राजस्थान में इंडियन डेजर्ट। फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ये जो पोर्शन है पेनिनसुलर ब्लॉक का, ये जो कोस्ट एरिया है, कोस्टल एरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वैली के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, वो वैली होता है।
इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो वैली तो हमने देख ही लिया था क्या है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम फर्स्ट पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है। अब फर्स्ट पोर्शन, सबसे पहले हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। आ जाइए, बिल्कुल मैपिंग के साथ पढ़ेंगे सारी चीज, डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें। तो नॉर्थ के अंदर जो है वो तो है हिमालयास, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं। अब हम पहले हिमालयास को देख लेते हैं। हिमालयास जो है ग्रेटर हिमालयन रेंज है। इसके अंदर ग्रेट हिमालयास आते हैं, शिवालिक आते हैं। अब क्या है, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके पास फिर छोटे पहाड़ भी आते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पहाड़, ये जो है ग्रेट हिमालयन, पूरी की पूरी ये जो है ये ग्रेट हिमालयन रेंज। उसके अंदर ये ऊपर वाले जो है बड़े पहाड़, ये है ग्रेट हिमालयास, और छोटे पहाड़ जो नीचे की तरफ थोड़ा, जब एल्टीट्यूड कम हो जाएगा उस तरफ आएंगे हम, तो वहां पे आएंगे शिवालिक। और ये जो पहाड़ है इनकी ओरिएंटेशन कैसी है, तो बिल्कुल ये हमने देख लिया है। यहाँ से हमने देखा है कि ये देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला पोर्शन हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट, और ये है साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये हमारे पहाड़ जा रहे हैं। तो ये पहाड़ जा रहे हैं, ये इनका मतलब ओरिएंटेशन है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये बिल्कुल इसी से आप वैसे ही याद कर लीजिए। ये देखिए इंडिया का मैप हो गया, और यहाँ से जो पहाड़ है ये हमने देखा यहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम इनको जरा अच्छे से देख लेते हैं आगे। ये रहे हमारे पहाड़, ये हो गए हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो गई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो पहाड़ है इनका अगर हम ये देखें, लेंथ देखें, तो ये 2500 किलोमीटर की है, और ये जो ब्रेथ है ये 160 से 400 किलोमीटर है। वेरिएशन है, इसको सेंट्रल एक्सियल रेंज बोलेंगे, बिकॉज पहाड़ तो ऐसे तो नहीं है कि एक लाइन में है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो एक सेंट्रल एक्सियल जो हमने लाइन ले ली उसके हिसाब से हम 2500 किलोमीटर का हम ऑलमोस्ट इसका डिस्टेंस मानते हैं, और विड्थ चेंज होती रहती है। अब जो ये जो माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है। फिर ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम वाले हैं ना, ये वेस्ट टू ईस्ट है एकदम, ठीक है। और फिर अरुणाचल प्रदेश वाले हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। नॉर्थ वेस्ट मेंशन किया इसमें एनसीईआरटी में, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। आगे शायद दोबारा जो मेंशन किया है हम एक बार फिर से देख लेंगे, बिकॉज आगे रिटर्न में भी है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट लिखा गया है। तो एक बार ये डायरेक्शन देखते हैं। और फिर ये वाले जो हैं, ये वाले जो पहाड़ है नॉर्थ ईस्टर्न वाले, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल अभी ठीक है। ये वाले जो पहाड़ हैं, जो नागालैंड मणिपुर मिजोरम वाले हैं, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो ये अलग अलग डायरेक्शन हमने याद कर लिए। शुरू वाले का नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, फिर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट है, फिर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, एंड देन फाइनली नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हिमालय है, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर है, ठीक है। फिजिकल बैरियर कैसे है कि मतलब देखिए कि कोई भी आपको क्रॉस करना हो तो डिफिकल्टी आएगी। ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वॉल टाइप का है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, ये भी अपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, तो आप जाके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वॉल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में और सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। ये एक तरीके की दीवार है, एक तरीके का बैरियर है। हिमालय सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि क्लाइमेट, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी है। मतलब आप देखोगे कि अगर जैसे ये इंडियन प्लेट थी, ये टकराई, यहाँ पे हिमालय बने, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, तो अब इन हिमालयस के कारण क्लाइमेट भी अलग है दोनों तरफ का। यहाँ का नंबर 1, यहाँ का नंबर 2, तो दोनों का क्लाइमेट अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों साइड का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब रिवर वाला जो है वो भी अलग है। और फिजिकल बैरियर तो है ही, फिजिकल फीचर्स तो है ही। अब हम हिमालयस को डिवाइड करते हैं। हिमालयस जो है जब हम इनको देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा अलग अलग डायरेक्शन देखी ना ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो ये अलग अलग हिमालयस हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो है कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। कश्मीर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट वाले ये वाले हैं। कलर चेंज करके हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस, वो भी यहीं पर है। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस, वो ये वाले वेस्ट टू ईस्ट वाले। फिर अरुणाचल हिमालयस, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट वाले। एंड देन ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, एक मिनट क्या हो रहा है अभी, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स हैं, वो ये वाले हैं, बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ वाले हैं। अब हम एक बार मैप पे सबको फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट नंबर 1, ये रहे हमारे।
नंबर 2 हिमाचल उत्तराखंड वाले यहाँ हैं। नंबर 3 जो है दार्जिलिंग और सिक्किम वाले वो यहाँ पर हैं, बिल्कुल ये नेपाल है, ये भूटान है और इनके बीच में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस है। फिर यहाँ पे नंबर 4 अरुणाचल हिमालयस है, यहाँ पर है। और नंबर 5 जो है ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स वो यहाँ पर है। इंडिया के मैप पे एक बार हमने आराम से जूम आउट किया और ये देखा, यहाँ पर ये वाले हिमालय सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए। नॉर्थ में ही है सब, नॉर्थ के अंदर ये सारे हैं। फिर यहाँ पे प्लेन एरिया आ जाएगा। एक बार हम बड़ा बड़ा देख लें तो ये वाले कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे, ये फिर पेनिनसुलर ब्लॉक आ जाएगा, बीच वाला एरिया। यहाँ पर डेजर्ट आ जाएगा, यहाँ पर आइलैंड्स आ जाएंगे। तो अब हम सबको पढ़ेंगे, एक बार हम पहले इन हिमालयाज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज पे, उनको देखते हैं। इनको हम थ्रू डायग्राम भी देखेंगे आगे, बिल्कुल ये देखिए डायग्राम से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पर पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट है, बिल्कुल लद्दाख के बारे में तो सबने सुना है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच में। और जो कश्मीर वैली है वो है ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में। आइए पहले इसे मैप पे देख लेते हैं कैसे है। ये एक रफ इंडिया का मैप है, बिल्कुल बहुत ज्यादा रफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मेन है समझने से। ये है हमारी काराकोरम रेंज यहाँ पर, ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज और ये है पीर पंजाल। इस तरीके से है, ये पैरेलल ही है सभी, ये देखिए। तो हमने देखा कि जो लद्दाख वाला है, जो कोल्ड डेजर्ट है, वो है ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम के बीच में। और ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल जो है, ये हमने देखा है ग्रेटर हिमालय और काराकोरम के बीच में कोल्ड डेजर्ट, और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल जो रेंज है, जो अभी हमने देखा है, ये ग्रेटर हिमालय और ये पीर पंजाल रेंज जो है, इनके बीच में है वैली ऑफ कश्मीर। तो एक बार इतना याद रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। डल लेक कश्मीर में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमें याद ही है। ये तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं साउथ एशिया के, बाल्तोरो एंड सियाचिन। इनको भी ऑन मैप एक बार हम देख लेते हैं तो हमें याद रहेंगे। ये यहीं पे है पास में, देखिए जूम इन करके ध्यान से देखिए, सियाचिन ग्लेशियर एंड बाल्तोरो ग्लेशियर यहीं पर है, बिल्कुल काराकोरम रेंजेस के पास है सियाचिन एंड बाल्तोरो। सियाचिन पे हमें पता है हमारे इंडियन आर्मी जो है कितनी मुश्किल से इसे प्रोटेक्ट करती है, तो सियाचिन ग्लेशियर बाल्तोरो ग्लेशियर्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, करेवा फॉर्मेशन होती है। अब ये करेवा क्या चीज है, ये हम देख लेते हैं। करेवा क्या होती है, जो ग्लेशियल एक थिक डिपॉजिट है, ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। अब ये मोरेन्स के साथ एम्बेडेड मतलब कुछ मोरेन है, वो भी हम देखेंगे क्या कुछ मोरेन है, उसके साथ ग्लेशियल क्ले और कुछ मटेरियल है, उसका थिक डिपॉजिट बना हुआ है, एक एक मतलब एक लेयर बनी हुई है, एक डिपॉजिट बना हुआ है, जिसको करेवा कह रहे हैं। अब वो क्या है, किसमें है, बहुत सारे स्टोन्स ना, जब आइस, बहुत सारा आइस मेल्ट हो जाता है, उसके बाद बचता है जो स्टोन्स वगैरह, मतलब आइस के साथ जो आ गए थे ग्लेशियर के साथ, और वो आइस तो मेल्ट हो गई, और पीछे जो स्टोन्स रह गए, जो पार्टिकल्स रह गए, उससे एक थिक डिपॉजिट बन गया, एक लेयर बन गई, वो है करेवा। और ये जो करेवास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जैफरान की कल्टीवेशन के लिए। जैफरान क्या है, जैफरान एक सैफरन केसर की एक लोकल वेराइटी है, सैफरन की एक लोकल वेराइटी है जाफरान, वो करेवास में यहाँ पे उगाई जाती है। तो ये करेवास इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होते हैं सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं। पासेस क्या है, हमने पहले बताया, जैसे माउंटेन है, इनके बीच में से रास्ता है निकलने के लिए, तो ये पास हो गया, जहाँ से आप निकल सकते हैं, वरना माउंटेन क्रॉस करना मतलब एक पहाड़ पूरा चढ़ के उतरना, क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो इन पासिस के थ्रू ट्रेवल होता है। तो ये जैसे जोजिला पास है, बनिहाल है, फोटुला है, खारदुंगला है, तो ये सब हम ऑन मैप देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए लद्दाख के पास यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस से बताया हुआ है, एक बार इसको हम हटा देते हैं सब जो हमने किया है। तो अब हम पासेस को अच्छे से देख पाएंगे कि पासेस जो है, ये वाला क्रॉस से हमने पासेस बताया, लिखा है पीक इस तरीके से, पास ऐसे और माउंटेन रेंजेस ऐसे। तो ये हो गया खारदुंगला, ठीक है, ये यहाँ पर है जोजिला, यहाँ पर है फोटुला, और यहाँ पर है बनिहाल, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जोजिला ग्रेट हिमालयाज में है, बिल्कुल ये देख लो ग्रेट हिमालयाज, और यहाँ पे है जोजिला पास। जो बनिहाल है वो पीर पंजाल में है, बिल्कुल बनिहाल ये रहा हमारा, पीर पंजाल रेंजेस के बीच में। फोटुला है जास्कर में है, और खारदुंगला है ये लद्दाख में है। तो ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फ्रेश लेक्स की बात करते हैं, तो डल लेक और वुलक लेक है, और सॉल्ट वाटर लेक्स हैं पैंगोंग सो और सोमोरिरी। तो इनको मैंने अलग से मेंशन किया है, ये रहा यहाँ पर पैंगोंग सो लेक और सोमरिरी, बिल्कुल ये एक रफ मैप है जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया पैंगोंग सो और सोमरिरी की लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। जैसे एक बार नुब्रा वैली है, उस पर क्वेश्चन आ गया था, तो हम ये भी याद रखते हैं, यहाँ पर ले है, यहाँ पे नुब्रा वैली है,
तो मैप के साथ एक याद करते हैं, एक तो हमें याद होता है और दूसरा जो है हमारी मैपिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी काफी, और साथ साथ में याद करेंगे तो याद भी रहेगा। अब हम देखते हैं रिवर इंडस है और उसकी इंडस रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहाँ से निकलती है, जैसे झेलम है, चेनाब है, सतलुज, रावी, व्यास। तो उन सबको भी हम ऑन मैप देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये जो एरिया है, पहाड़ है, ये बहुत ज्यादा पिक्चर्स क्यों होते हैं यहाँ पे। पिक्चर्स मतलब बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज होती हैं और टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। बिल्कुल बहुत लोग, आप सब बिल्कुल जरूर एक बार गए ही होंगे हिमालयन साइड, वहां साइड में। तो जो श्रीनगर है इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर डल लेक है और ये कौन सी नदी के मतलब किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के। अब झेलम नदी जो है, पहले हम एक बार मैप के ऊपर ये देख लेते हैं अच्छे से। जो रिवर्स है वो, ये हमारा दिया हुआ रिवर्स, इसको हम देखते हैं बिल्कुल ब्लू कलर से देखते हैं। ये लीजिए, ये हो गई हमारी इंडस रिवर, ये हमने देख लिया। इस तरफ से आएगी, सॉरी आपको गलत तरह से दिखा, यहाँ से ओरिजिन होता है और फिर ये सारा क्रॉस करके इंडिया से क्रॉस करके पाकिस्तान में जाती है, इंडस रिवर है। फिर यहाँ से जो है ये है झेलम रिवर, और झेलम रिवर के किनारे बना हुआ है श्रीनगर। ये है चेनाब, और फिर ये है रावी रिवर। चेनाब आके रावी में मिलेगी, झेलम आके चेनाब में मिलेगी। फिर आगे ये है ब्यास रिवर जो सतलुज में मिल जाती है, और ये है सतलुज रिवर। ये सारी रिवर यहाँ पर मिलके आगे इंडस में मिल जाएंगे और फिर आगे ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ है। श्रीनगर के बारे में हमने पढ़ लिया। झेलम रिवर पे क्या हो रहा है, ये मेंडर्स बना रही है रिवर इन वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली में जो झेलम रिवर है वो मेंडर फॉर्म कर रही है। जनरली जो मेंडर जो होते हैं वो मैच्योर स्टेज में बनाती है रिवर। जैसे हमने पहले पढ़ा कि अलग अलग स्टेजेस है रिवर की, तो मैच्योर स्टेज का जो लैंडफॉर्म है या उसके अंदर ये जो फीचर है इसका वो होता है मेंडर। बट यहाँ पर ये अपनी यूथ स्टेज, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल झेलम यहीं से निकल रही है, तो ये अपनी यूथ स्टेज के अंदर मियांडर बना रही है। मियांडर क्या होता है ये देखते हैं। मियांडर होता है ये जो है ना कर्व, ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है रिवर से, ये है मियांडर। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये अपनी यूथ स्टेज में मियांडर क्यों करिए, बिकॉज यहाँ पे ना लोकल, पहले कोई बहुत बड़ा लेक था जिसका एक छोटा हिस्सा अभी डल लेक है, उसके कारण वो एक बेस लेवल प्रोवाइड करता है जिसके कारण ये मियांडर हो रहा है। इतना मैं डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखना कि मियांडर फॉर्म करिए झेलम रिवर यहाँ पे। ठीक है, और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इस जो हिमालय का, जो हम देख रहे हैं अभी, हम क्या देख रहे हैं, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय देख रहे हैं। और इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, यहाँ पर दून्स बने हुए हैं। जैसे हमें पता है देहरादून है, देहरादून तो उत्तराखंड वाले हिमालय में आ जाएगी। यहाँ पर आ गया जम्मू दून और पठानकोट दून। तो ये दून क्या होती है, ये एक्चुअली वैलीज ही है। जैसे हमने देखा वैली क्या होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूड से ऐसे होता है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है वो दून बनाती है। काफी सारी वैलीज मतलब यहाँ पर है। तो जो है जम्मू दून पठानकोट दून जो है बनता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम कुछ पासेस और भी हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो पासेस के बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये हो गया बारालाचा हो गया, खारदुंगला हो गया, ठीक है, यहाँ पर शिपकिला हो गया, मना पास है, नीति पास है। तो कुछ और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, जैसे कि शिपकिला है। शिपकिला ये वाला जो पास है, शिपकिला पास, ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। जोजिला जो पास है जो हमने पहले देखा था, ये जोजिला पास, ये लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। ये लद्दाख है यहाँ पर, और हमने देखा था पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में यहाँ पर कश्मीर वैली है। तो कश्मीर वैली और लद्दाख को कनेक्ट करता है जोजिला पास। फिर नीति पास है जो उत्तराखंड को तिब्बत से, ये यहाँ पे रहा नीति पास। और यहाँ पे है उत्तराखंड, जो हमें पता है यहाँ पे उत्तराखंड है। इसके बाद यहाँ से नेपाल शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर है तिब्बत। तो तिब्बत और उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है हमारा नीति पास। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा पासेस मेंशन कर दिए थे। यहाँ पर कैलाश रेंज है, इसको भी हम देख सकते हैं, ये कैलाश रेंज है। तो ये हमारा मैप है, बिल्कुल हमें मैप पूरा की पूरा अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। पूरा की पूरा मैप आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। मतलब आप धीरे धीरे अपना मैप के साथ फिर जो भी रिलेटेड होगा ना, आप जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ और होगा तो आपके दिमाग में अपने आप ही मैप बन जाएगा, आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट हिमालय पे चलते हैं, जो कि है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। अब हम ये देखते हैं कि रावी रिवर वेस्ट में और काली रिवर जो एक घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी ईस्ट में, हमने इसका ईस्ट और वेस्ट डिसाइड कर लिया है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का। तो इसको भी हम मैप के थ्रू समझेंगे। तो ये एक मैप देखते हैं कि ये जो है ना रावी रिवर है यहाँ पर, और यहाँ पर है यमुना रिवर, ये हम देख रहे हैं
यहाँ पर है गंगा और इसी की एक ये ट्रिब्यूट है घग्गर। तो ये जो घग्गर नहीं घाघर, घाघरा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है पता नहीं, बट घग्गरा रिवर कर देते हैं। और इसके एक आगे है काली रिवर। तो ये जो काली रिवर है, यहाँ पर रावी रिवर और यहाँ पर ये काली रिवर, इनके जो बीच का एरिया है, ये बीच का जो एरिया है, यहाँ पर है हमारे हिमालयास, उत्तराखंड वाले। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, इसका हमने क्या देखा है, वेस्टर्न बाउंड्री देख ली और ईस्टर्न बाउंड्री देख ली। अब हम देखते हैं कि इसमें रिवर कौन कौन सी आ रही है। इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर की तो रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 रिवर्स आ रही हैं। ये हमने देख लिया, रावी रावी रिवर तो है ही, व्यास, सतलुज, ये रिवर्स। और यहाँ पर अगर हम गंगा सिस्टम की बात करें तो इसकी यमुना एंड घाघरा रिवर जो है, ये 2 मेंशन है। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब इसका नॉर्थ में, ये जो है हिमालय हमारे ये वाले, इसके नॉर्थ में क्या है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो पहले हमने देखा ग्रेटर हिमालयाज है, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक। जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे ना इंडिया का मैप पे, तो एल्टीट्यूड कम हो रहा है। तो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये आगे ग्रेटर हिमालयाज, फिर इससे कम वाले आगे लेसर और उनसे छोटे आगे शिवालिक्स। ठीक है, तो ये है। तो जो ग्रेटर हिमालय, वहाँ पे एक ट्राइब रहती है भोतिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैप देख लिया, दिमाग में याद कर लिया है, तो अब हम जो है थ्योरी इजीली हमको याद हो जाएगी। तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में क्या है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है। और ये एक हम डायग्राम है जिसको हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो है ग्रेटर हिमालयाज है। ये रही, अब इनकी हाइट, इनका एल्टीट्यूड देखिए। फिर उसके बाद मिड हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, ये बीच वाले आ गए। और फिर उनसे भी छोटे आएंगे, ये आएंगे शिवालिक और अदर हिमालयाज हमारे। उसके बाद हम ये देखते हैं जो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज है, नॉर्थ टू साउथ होगा। जो लेसर हिमालयस है, वहां पर हिमाचल प्रदेश में तो धौलाधर रेंज है और उत्तराखंड में नागटिबा है। तो ये 2 नाम हमें याद रखने कि हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में नागटिबा नाम से जानते हैं। इसका जो एल्टीट्यूड अगर हम देखें, यहाँ पर जो हिमालय के, वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में जाता है। अब ये जो रेंज है ना, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है, ये ब्रिटिश जो है उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशन बना दिए, बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट्स बना दिए और कैंटोनमेंट टाउन भी बनाए। तो उन्होंने, ये जो हमें पता है शिमला है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए। तो इस तरीके से काफी सारे हिल स्टेशन, कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट्स ब्रिटिश ने इसको बनाए हैं और इसे यूज किया है। इस एरिया के अंदर 2 डिस्टिंग्विशेड फीचर हैं, बहुत ज्यादा अलग फीचर्स हैं स्टेशन के, वो है शिवालिक और दून फॉर्मेशन। यहाँ पर शिवालिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और दून फॉर्मेशन, दून हमने देख लिया था क्या था, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज थी, जैसे चंडीगढ़ कालका दून है, नालागढ़ दून है, देहरादून है, हरिके दून है, कोटा दून है। तो ये अलग अलग दून है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है, सबसे लार्जेस्ट, ये हम देख रहे हैं, ये अपने अपने पढ़ा है, जो देहरादून है ना, वो सबसे लार्जेस्ट है। इसकी लेंथ कुछ 35 से 45 किलोमीटर और विड्थ 22 से 25 किलोमीटर के आसपास है। जो ये वर्ड है शिवालिक, ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन है एनसीईआरटी में। इसमें लिखा है कि देहरादून के पास एक जगह है शिवावाला, यहाँ पे पहले ना हेडक्वार्टर हुआ करते थे इंपीरियल सर्वे के, जो बाद में देहरादून में मतलब शिफ्ट कर दिए परमानेंटली। तो इस एरिया से शिवावाला नाम से शिवालिक जगह का नाम पड़ा। तो ये इस वर्ड का ओरिजिन है। अब हम देखते हैं जो ग्रेटर हिमालयाज है ना, वहाँ पे बहुत सारी वैलीज है। जो हमने भोतिया ट्राइब के बारे में, जैसे मैंने बोला था, अभी हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज में भोतिया ट्राइब रहती है। ये क्या करते हैं, समर में ग्रासलैंड्स में रहते हैं समर मंथ्स में, और वैली में वापस आ जाते हैं विंटर में। अब देखो एल्टीट्यूड हाइट पे वैलीज है, ठीक है, और मतलब जो वैलीज जो है ना, और उसके पास हाइट के ऊपर कुछ माउंटेन्स है, हमने देख, तो अब क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। जब क्या होगा, गर्मियां होगी ना, तब तो ये यहाँ चले जाएंगे ग्रासलैंड्स में, इस एरिया को यूटिलाइज करेंगे। और सर्दियों में जब वहां पे बर्फ जम जाएगी ना, तो वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे ये लोग। एक बार फिर से हम दूसरे इससे समझ लेते हैं कि ये गर्मियों के टाइम पे जब बर्फ पिघल जाएगी तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब सर्दियों के टाइम होगा बर्फ आ जाएगी तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे वैलीज के अंदर। ठीक है, तो ये भूतिया ट्राइब हो गई। अब हम देखते हैं वैली ऑफ, बहुत सारी यहाँ पे बिल्कुल प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, यहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और यहाँ पर फेमस 5 प्रयाग्स भी हैं। प्रयाग क्या होते हैं, जहाँ रिवर्स आके मिलती हैं, तो फेमस 5 प्रयाग्स भी हैं, रिवर कॉन्फ्रेंस भी होता है। और एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, वो भी यहाँ पर है। तो ये हमारा, हमने देखा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, और उसका एक रफ मैप देख लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस के ऊपर। जब हमने देखा था ये बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट में जा रहे थे, इसके जो वेस्ट में नेपाल था, यहाँ पर नेपाल हिमालयस आ जाएंगे, और इसके ईस्ट में था भूटान, यहाँ पर भूटान हिमालयस आ जाएंगे। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे ना, इसी में
दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो नॉर्थ में हमें मिलती है लेपचा ट्राइब, और साउथ के अंदर जो दार्जिलिंग हिमालय, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, वहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है। वहाँ पे कुछ नेपाली भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, और ट्राइबल्स भी मिलेंगे सेंट्रल इंडिया में, बिकॉज ऑब्वियसली जो हिली एरियाज है वहाँ पे ट्राइब्स काफी मिलती हैं। तो हम इसमें देखते हैं जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है स्पेशली, यहाँ पर कौन सी ट्राइब है। तो नॉर्थ साइड में तो लेपचा ट्राइब है, एंड साउथ के अंदर कुछ नेपाली, बंगाली और कुछ सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स मिलती है। स्पेसिफिक कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ इसमें। यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जिसमें एक है तिस्ता रिवर। और यहाँ पे हाई माउंटेन पीक्स है, हमें पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो आसपास जो पीक्स है दार्जिलिंग और सिक्किम में, यहाँ पे भी काफी जो है हाई माउंटेन पीक्स है, उनमें से एक है कंचनजंगा, और काफी डीप डीप वैलीज भी बनाती है। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ब्रिटिश ने टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों किया ब्रिटिश ने कि वहां पर हिल स्टेशन बनाए, यहाँ पे टी प्लांटेशन? क्योंकि वहाँ का एल्टीट्यूड बिल्कुल सही था हिल स्टेशन बनाने के लिए, कैंटोनमेंट टाउन बनाने के लिए, और यहाँ का जो है एरिया, जो क्लाइमेट है और है, वो सब टी प्लांटेशन के लिए अच्छा था। वो क्या था यहाँ पर, ऐसे क्या चीज थी, यहाँ पे जो स्लोप है वो मॉडरेट है, एकदम स्टीप स्लोप नहीं है, एकदम से मतलब गहरी खाई नहीं है, धीरे धीरे जो है स्लोप जाता है। जो सॉइल का कवर है वो थिक है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो ज्यादा है, और जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब अच्छा है कि हर टाइम पे रिवर सॉरी रेनफॉल आता है। और जो विंटर्स है वो भी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये जो एरिया है ये टी प्लांटेशन के लिए एकदम सुटेबल है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस करा है। अब हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की बात करते हैं, और साथ में अगर हम कहें कि अरुणाचल हिमालय दोनों को कहें, तो इन दोनों जगह ही शिवालिक से नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे शिवालिक फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है दुआर। यहाँ पर दुआर फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे भी टी गार्डन्स लगाए जाते हैं दुआर में। ये दुआर क्या है एक्चुअली, इसको हमें समझना होगा। ये दुआर फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन क्या होता है? मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, अब फ्लड आ गया, आसपास लैंड था, और रिवर से जो पानी है वो निकल गया। फ्लड आएगा तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा। जब फ्लड जाएगा, मतलब ये पानी वापस जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे जो पानी के साथ बहुत सारे जो है मिट्टी और छोटे छोटे पार्टिकल वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लड प्लेन्स जो डिपॉजिट करती है रिवर्स अपनी साइड में फ्लड आने पे, उनसे ये दुआर फॉर्मेशन होते हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा। तो यहाँ पे जो है टी प्लांटेशन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्चिड्स भी मिलते हैं, रिच फ्लोरा है, फोना है। मतलब फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं, और फोना जो है हम एनिमल्स के यूज करते हैं। तो बहुत सारा वेराइटी के अंदर प्लांट्स एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल, हमने अगर ध्यान दे तो हमने सुना भी होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। अब हम आ जाते हैं अरुणाचल हिमालयस के बारे में। बिल्कुल, तो अरुणाचल हिमालयस को हम समझते हैं। एक दीजिए। हम्म, अरुणाचल हिमालय पे फोकस करते हैं, तो बिल्कुल ये जो है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इसमें, हाँ। तो इसके जो वेस्ट में है ना अरुणाचल हिमालय के, वो तो है भूटान, और इसके ईस्ट के अंदर है दीफू पास। इसको हम आगे मैप पे देखेंगे। ये, हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है पहाड़, ये डायरेक्शन इसका दिया हुआ है। ये जो दीफू पास है ये एक टाइप का ट्राई पॉइंट है, यहाँ पर इंडिया, चाइना और म्यांमार की बॉर्डर मिलती है। तो ये आप याद कर सकते हैं दीफू पास को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो इसमें एक बार दिखा नहीं रहा है, नमचा बरवा और कांगतू। ये हम ऑन मैप देखेंगे, जो यहाँ पे है अरुणाचल हिमालय। अब हम देखते हैं कि जो माउंटेन रेंजेस है ना अरुणाचल हिमालय हिमालय के अंदर, वो फास्ट फ्लोइंग रिवर जो है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, वो उनको डाइसेक्ट करिए और डीप गॉर्ज बना रही है। गॉर्ज हमने देखा था क्या था, एक नैरो डीप वैली थी स्टीप स्लोप्स से जिसके, तो वो गॉर्ज बना रही है यहाँ की रिवर्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है, जैसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, वो डीप गॉर्ज बनाती है नमचा बरवा क्रॉस करने पर। नमचा बरवा एक पीक है, माउंटेन पीक है। तो अब हम इसको ना एक बार थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। पहले मैप की तरफ चलते हैं और इस पे समझ लेते हैं मैप पे। ठीक है, ये हमारी जो है बाउंड्री है, ये नेपाल आ गया हमारा, ये नेपाल आ गया, ये भूटान है। तो ये एक बार बड़ा बड़ा आपको बाउंड्री हाईलाइट कर दूं, तो फिर हमें समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिवर है इसको पहले सैंगपो कहते हैं, फिर ये नमचा बरवा पीक हो गई। इसको क्रॉस करने के बाद ये एक डीप गॉर्ज बन रहा है यहाँ पर। ये गॉर्ज बन के जो है ये इंडिया में एंटर की। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है,
ये चीज हो गई। और हमने अभी क्या देखा है, हमने देखा है तिस्ता रिवर, ये तिस्ता रिवर यहाँ से, इसको एक बार ब्लू से हम कर देते हैं, तिस्ता रिवर यहाँ से आ रही है, ये बांग्लादेश में एंटर कर रही है। ठीक है, और दीफू पास देखा यहाँ पे, ये रहा दीफू पास, ये इंडिया चाइना और म्यांमार के ड्राई पॉइंट है यहाँ पर। फिर कुछ हाई पीक्स है, जैसे ये कंचनजंगा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक पास है जलेपला, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमने ये जो चीजें ही देख ली है। अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, डीप गॉर्ज बना रही है, नमचा परवा क्रॉस करके, ये हमने देख लिया। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, उनको भी हम मैप पे देख लेते हैं। लेकिन ये जो रिवर्स है ना, इनके बारे में ये है कि ये पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब साल में सारा टाइम पानी रहता है, और हाई रेट ऑफ फॉल है, मतलब ऊपर से नीचे काफी फॉल जो है काफी तेज है। तो इसके कारण यहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज कर सकते हैं, मतलब हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है कंट्री में, कहाँ पर, यहाँ की रिवर्स में। तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब आप यूपीएससी में देखेंगे क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप मेंस में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कि बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इस एरिया में और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम इन रिवर्स को जरा सा मैप पे देख लेते हैं। तो ये रिवर हो गई। तो हमने ब्रह्मपुत्र को तो देख ही लिया था, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर दिहांग रिवर है, ये दिहांग है, थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। यहाँ पर दिहांग रिवर है, लोहित रिवर है, ये हो गई, ये मिली, ये यहाँ से आ गई। फिर यहाँ पे रिवर्स का हमने अलग से बनाया है मैप, एक बार जूम इन करते हैं इस एरिया पे। ये देखिए, यहाँ से दिबांग रिवर है, दिहांग है, लोहित है, अलग अलग जगह पे ये मिल रही है। फिर यहाँ से ये सुबनसिरी है, कामेंग है, ये ब्रह्मपुत्र आके मिली है, ये तिस्ता है, ये आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। आगे थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई है, यहाँ से देखते हैं, ये आ गई। यहाँ से बराक रिवर है एक, वो निकल रही है, जिसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे नोट्स में। और ये मेघना रिवर में आके मिल रही है, मेघना रिवर फिर आगे आके मिलती है। तो ये सारी रिवर्स जो है अच्छे से इस मैप को याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज मैप के थ्रू याद भी रहेगा आपको। यहाँ पर लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, बराक और मेघना, और ये है ब्रह्मपुत्र मेन जो है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और बाकी अभी हम ड्रेनेज वाला चैप्टर याद करेंगे तो अच्छे से हमें सारी रिवर्स फिर से रिकॉल करेंगे, सब याद हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, सारी रिवर्स आपको चैप्टर, जब ड्रेनेज वाला चैप्टर होगा, आपको सारी रिवर्स एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। तो अब हम बहुत सारी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी भी मिलती है, एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी। तो वो जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं अरुणाचल हिल्स में, तो जो ट्राइब्स मिलती है उनके बारे में मेंशन है, मोनपा, अबोर, पिश्मी, नैशी, नागाज, वो यहाँ पे मिलती है। और ये मोस्टली क्या प्रैक्टिस करती है, जूमिंग या फिर शिफ्टिंग या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पेड़ों में आग लगा दी, ये जल गए। फिर जो एरिया मिला, जो लैंड मिला, वहां पे इन्होंने कल्टीवेशन किया, यहाँ पे इन्होंने पौधे उगाए, ठीक है, क्रॉप उगाए और यूज किया, और फिर कुछ साल बाद इसको छोड़ के आगे की तरफ चले गए। तो ये जूमिंग, शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, जो ये लोग यूज करते हैं। ये लोग बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। ये जो एरिया है अरुणाचल वाला, यहाँ के ऊपर जो टोपोग्राफी है, जो मतलब फीचर्स है, वो रफ है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादातर दुआर रीजन के थ्रू ही होती है, जो कि अरुणाचल और असम के बॉर्डर के साथ साथ है। अब हम अगले हिल्स के ऊपर चलते हैं, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये है, इनकी डायरेक्शन है, ये हमने देखा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने इनका ओरिएंटेशन ही देखा था, ये पहाड़, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन से हैं, पटकाई, बमनागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। साउथ में मिजो और लुशई। आ जाइए मैप पे देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये देखिए, एक बार इस सारे को हम हटा देते हैं और फिर हम अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है। तो ये हम जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये नॉर्थ में आ गए पटकाई बम हिल्स, फिर नागा हिल्स, ठीक है, और यहाँ पे है मिजो हिल्स। ये मेघालय के पास यहाँ पे गैरो हिल, खासी हिल्स और जयंतिया। गैरो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स भी, हिल्स भी है यहाँ पर। गैरो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये हमें याद रखने हैं। यहाँ पर डफला हिल्स है, ये मेंशन नहीं है बट कर दिया है। तो ईस्टर्न हिल्स में और माउंटेन्स में क्या आता है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे भी जो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ पर एक रिवर है, बराक रिवर, जो इम्पोर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम की, वो भी हमने देख ली थी, आगे वो मेघना रिवर में मिल रही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से जूम इन कर लेते हैं। ये रही वो बराक रिवर जो आके मेघना रिवर में मिल रही है, मणिपुर मिजोरम की इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। ठीक है, मणिपुर के अंदर एक लोकटक लेक भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये हिल्स तो हमने देख लिया। पहले ये लोकटक लेक देख लेते हैं। ये लेक है, और ये जो लेक है ना चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है, चारों तरफ इसके माउंटेन्स और बीच में ये लेक है। तो ये लोकटक लेक का है, मणिपुर में है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लोकटक लेक। उसके बाद मिजोरम जो है उसको मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं। मोलासिस बेसिन क्यों बोलते हैं? यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स है, मतलब जो डिपॉजिट्स आके हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं अभी, तो सॉफ्ट एरिया है, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, इसलिए इसको मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं मिजोरम को। ठीक है, बाकी हमने नॉर्थ टू साउथ देख ही लिया है, पटकईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो और लुशई हिल्स भी देख लिए हैं। ठीक है, ये हो गए ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ये मेघालय में जो है वो इसमें एक बार मेंशन नहीं किए गए हैं। ये हम थोड़ा सा देखते हैं। कुछ रिवर्स के बारे में लिखा है, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है साइड में। सॉरी, थोड़ा सा ये जूम आउट हो गया है। हम फिर से चलते हैं अपने इसकी तरफ। ये रहा, बिल्कुल, रियली सॉरी। हाँ, तो अभी हम इसे जूम इन करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर है नागालैंड, और फिर मणिपुर और मिजोरम, नॉर्थ टू साउथ इसी ऑर्डर में ये स्टेट्स हैं। तो नागालैंड के अंदर से तो हमें पता है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है काफी सारी वो नागालैंड में से निकलती है। मणिपुर और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर दो रिवर हैं। एक बराक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो बराक रिवर में जाके मिलती है, जो आगे जाके मेघना में जाके मिलती है। और इसी तरीके से मिजोरम जो है ना, इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक ट्रिब्यूटरी है चिंडविन, जो कि इरावती रिवर है। एक मिनट, इरावती रिवर जो है, जो कि यहाँ की है म्यांमार की, उसमें जाके मिलती है चिंडविन रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी वो मिजोरम में है। तो ये थोड़ा सा रिवर्स के बारे में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये हमने हिल्स तो देख ही लिए थे। मेघालय वाले, ये मेघालय में है, ये गैरो खासी चैंतिया। ईस्टर्न हिल्स में नहीं आएगा ये, सॉरी मैंने पहले मेंशन, ईस्टर्न में यही वाले आ रहे हैं, बट कई नागा हिल्स वगैरह। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चलते हैं। हमने सारी हिल्स पढ़ी है, हिल्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, पांचों के पांचों देख लिया अच्छे से, सारे हिल्स देख लिए। अब हम प्लेन एरिया की तरफ आ जाते हैं। प्लेन एरिया क्या है? यहाँ पे जो इंडस रिवर है, जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर से जब रिवर्स आती है, तो मैंने बताया था इन्होंने ये एलुवियल डिपॉजिट्स किए हैं। तो ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्ट टू ईस्ट देखे ना, ये वाले प्लेन्स, जैसे मैंने मैप पे बताया था, इंडिया के मैप पे आपको, ये इंडिया का मैप हो गया, एक रफ मैप लिया है। तो ये अगर ये हिल्स वाला एरिया, उसके बाद ये जो एरिया, ये प्लेन एरिया। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर आ गई? यहाँ पे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर आ गई। और ये जो वेस्ट टू ईस्ट, जब हम इसको देखें ना वेस्ट टू ईस्ट, तो ये 3200 किलोमीटर अप्रोक्स। और जब हम इसका विड्थ देखेंगे तो 150 से 300 किलोमीटर इसका विड्थ है। अब हम जब नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, इस नॉर्दर्न प्लेन को नॉर्थ से साउथ में देखते हैं, तो सबसे पहले वाला पोर्शन है वो है भब्बर, उसके बाद वाला रीजन है तराई, फिर है एलुवियल प्लेन्स जो कि 2 पार्ट में है, जो है खद्दर और भंगर। अब हम देख लेते हैं क्या है अच्छे से डिटेल में विद डायग्राम। इसकी मैक्सिमम डेप्थ 1000 से 2000 मीटर एलुवियम डिपॉजिट की हमने पहले ही देख लिया था। अब हम देखते हैं, मान लीजिए नदी आ रही है, तो नदी आएगी ना, तो सबसे पहले वो साथ में जो बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही है, ठीक है, तो उसको डिपॉजिट करेगी। जब वो स्लोप से आ रही है, पहाड़ से नीचे आई, नदी आई, तो वो पहले बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम बोलेंगे भब्बर। ठीक है, रिवर डिपॉजिट हैवी रॉक्स एंड बोल्डर्स, यहाँ पर जो है भब्बर। ये अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है, नैरो बेल्ट होती है। इसके बाद आ जाता है तराई रीजन। यहाँ पर क्या है, नदियां कई बार इन पत्थरों के बीच में से होकर नीचे चली जाती है लैंड के। और फिर यहाँ पर जो तराई रीजन है, यहाँ पर री एमर्ज करती है। अब जब पानी आएगी, साथ में क्या होता है, मिट्टी और वो जो होता है ना दलदल सा, वो बन जाता है। बहुत ज्यादा पानी और मिट्टी इकट्ठा हो जाता है ना, तो मार्शी स्वैम्पी लैंड बन जाता है, तराई रीजन बोलते हैं उसको। यहाँ पर काफी सारी नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी और वाइल्ड लाइफ मिलेगी हमको। उसके बाद आ जाते हैं एलुवियल प्लेन्स, जहाँ पे प्रॉपर जो है, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं, जिसमें न्यू वाला है उसको हम बोलेंगे खद्दर, और ओल्ड वाला है उसको बोलेंगे भंगर। ये एलुवियल प्लेन्स जो है, ये ना मैच्योर स्टेज के फीचर्स हैं सारे, बिकॉज अभी रिवर आ चुकी है। यूथफुल स्टेज तो माउंटेन में थी, अब वो प्लेन एरिया में आ चुकी है, रिवर एंटर कर चुकी है। तो मैच्योर स्टेज के जो फीचर्स हैं वो और क्या है, वो है सैंड बार्स, मियंडर, ऑक्सबो लेक एंड ब्रेडेड चैनल। ये सब क्या है? सैंड बार्स, आपने बिल्कुल बहुत लोगों को मालदीव जाते देखा होगा, उन्होंने वो वीडियो डालते हैं ना, बीच में थोड़ा सा सैंड का एरिया है, आसपास जो है सी है, समुद्र, के बीच में थोड़ा सा लैंड एरिया, वो होते हैं सैंड बार्स। नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, इजीली आपको पता लग जाएगा सैंड बार्स क्या। मियंडर्स हमने पहले ही पढ़ा था, ये जो कर्व फॉर्म करती है रिवर, ये होते हैं मियंडर्स। ऑक्सबो लेक क्या होते हैं? मान लीजिए ये रिवर जो है ये ऐसे कर्व फॉर्म कर रही थी,
यहाँ पे ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए और रिवर अब यहाँ से कर्व फॉर्म करने लगी इस एरिया से, ठीक है। और ये जो है ये पोर्शन कट के ये अलग हो गया, तो यहाँ पे ये एक लेक बन गया, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ब्रेडेड चैनल क्या होते हैं, जैसे कि नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये ब्रेडेड चैनल है, आपको देखने में पता लग रहा होगा क्या है, ये नदी बह रही है। अब क्या हुआ, फ्लड आया, पानी आ गया, तो ये नदी इधर बहने लगी, ठीक है, यहाँ भी बह रही है थोड़ी सी, यहाँ भी, और बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। तो ये जो फ्लड्स और रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है, उसके कारण जो है आपस में ब्रेड, मतलब जो जैसे गूंथते नहीं, जो मतलब चोटी बनाते गूंथते, तो इस तरीके से ब्रेड बनी हुई है, उसको ब्रेड्स बोलते हैं। तो ब्रेडेड चैनल जो है वो ये हो गया। तो ये सारे फीचर्स क्या है, ये मेच्योर स्टेज के हैं। जब रिवर सैंड बार बनाए, मियांडर बनाए, ऑक्सबो लेक बनाए, ब्रेडेड चैनल बनाए, तो इस रिवर के मेच्योर स्टेज के फीचर्स हो गए। अब हम इधर देखते हैं कि ये जो रिवर्स है, इनके जो माउथ है ना, कुछ लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड के। जैसे सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, अगर आप देखेंगे, जो बांग्लादेश वाला पोर्शन हो गया, उसके यहाँ पे वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ यहाँ पे बनेंगे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है, अदरवाइज इसके अलावा अगर हम देखें डेल्टा वगैरह के अलावा, तो ये जो प्लेन एरिया, ये बिल्कुल प्लेन होता है, एलिवेशन बहुत कम, 50 से 150 मीटर का एलिवेशन होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंडस और गंगा रिवर सिस्टम है। एक तरफ गंगा का रिवर सिस्टम और इंडस का है, जैसे हमने देखा था इंडस, रावी, सतलुज और झेलम, चेनाब, वो सारी जो रिवर्स हैं, और गंगा यमुना है, ये वाला जो सिस्टम है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहे हैं वो है हरियाणा और दिल्ली का एरिया, ठीक है। ये एक वाटर डिवाइड है इंडस और गंगा के बीच। यहाँ पे ये जो प्लेन एरिया है ना, उसी में हम बात करें कि जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा, फिर यहाँ पर आप देखिए कि यूपी, बिहार, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो है काफी फर्टाइल लैंड मिलेगा, और बहुत सारी क्रॉप्स जो है यहाँ पे मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड कर सकती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आ गया हमारा पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, एक टाइप का इरेगुलर ट्रायंगल है। यहाँ पर एलिवेशन क्या है, 150 मीटर से लेकर 600-900 मीटर तक का एलिवेशन मिल जाएगा आपको। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को जरा हम देखें कि इसके अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके वेस्ट के अंदर तो है गिर रेंज, जैसे हमने शुरू में पेनिनसुलर ब्लॉक देखा था, तो कच्छ का एरिया, गिर का एरिया, वो वेस्ट में है। ईस्ट के अंदर क्या है, ईस्ट में है राजमहल हिल्स, ये भी हमने मैप पे देखा था, आगे फिर से मैप है, उस पर फिर से देखेंगे। साउथ के अंदर है कार्डेमम हिल्स, वो अभी हम मैप पे फिर देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे आ जाएंगे अरावलीज, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पे आएगा शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। मैप के ऊपर भी सब कुछ देखेंगे हम थोड़ा आगे जाके। हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे काफी सारे प्लेट्यूज भी हैं, हजारीबाग प्लेट्यू, पलमाऊ प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, ये सारा प्लेट्यू वाला एरिया है। पेनिनसुलर जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है, तो इसमें अलग अलग प्लेट्यूज हैं छोटे मोटे। अभी देखते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंड मास है, बिकॉज ऑब्वियसली यही था ना जो आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो सबसे पुराना तो यही हुआ, क्योंकि ये तो काफी पहले से एग्जिस्ट करता था, इक्वेटर से यहाँ से ये था, और माउंटेन्स वगैरह नॉर्थ वाला पोर्शन तो बाद में बना है। तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे स्टेबल लैंड मास जो इंडिया का, वो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। जनरल एलिवेशन, मतलब एलिवेशन कहाँ होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जाएगा, ठीक है। इसके कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स है जो इसके ऊपर हमें मिलते हैं, बहुत सारे ब्लॉक माउंटेन मिलेंगे, रिफ्ट वैली, स्पर्स, बेरी रॉक स्ट्रक्चर, टॉर्स, ये सब, हमकी हिल्स, वॉल लाइक क्वार्टरजाइट डाइक्स, ये सब हमें मिलेगा। ये सब क्या है, हम एक एक करके समझते हैं, अच्छे से समझिए, बिकॉज अगर आप इसको समझ लेंगे ना भी ये क्या चीज है, ये एक्चुअली होता है, टॉर्च होते क्या है, तो आपको याद रहेगा कि क्या होते हैं, तो आपको पता भी लगेगा कि इस टाइप की चीज कहाँ मिल सकती है, प्लेट्यू मिल सकती है, हिल में मिल सकती है। आपको पता ही नहीं है टॉर्च क्या है, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि कहाँ का फिजियोग्राफिक फीचर है। तो सबसे पहले देखते क्या होते हैं टॉर्च है, एक लार्ज फ्री स्टैंडिंग रॉक आउटक्रॉप सराउंडेड बाय स्मूथ स्लोप ऑफ हिल्स। ये एक स्टीप स्लोप वाला हिल है और ये स्मूथ स्लोप वाले हिल है। तो यहाँ पे कोई रॉक आउटक्रॉप, मतलब कोई पत्थर है जो निकला हुआ है, तो वो टॉर होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। मान लीजिए ये एक लैंड है, हम जूम इन करके देखते हैं। ये जो लैंड है ना, और ये लैंड पहले ऐसे था, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये अपवर्ड फोर्स लगा, और ये जो है ये पोर्शन बाहर निकल के आ गया, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। ये वाले यहीं पे रह गया, एंड ये पोर्शन जो है ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये एक माउंटेन की तरह दिखेगा हमें, जो कि है ब्लॉक माउंटेन। फिर रिफ्ट वैलीज क्या होती है वो हम देख लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये एक लैंडमास है और इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगा है, तो ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ चला गया, एक वैली फॉर्म होगी, दोनों तरफ लैंड है, ये स्लोप बन गया और बीच में वैली बन गई, तो वो गई रिफ्ट वैलीज जो हमने देखी थी, जैसे नर्मदा तापी थी। तो ये रिफ्ट वैली, और ये इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स भी कह सकते हैं साइड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ अपने आप ऊपर हो गया जब बीच का पोर्शन नीचे हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, स्पर्स क्या होते हैं।
लॉन्ग जेंटल स्लोप फ्रॉम हिल टू अ लोअर ग्राउंड। ठीक है, वही जेंटल स्लोप्स, हिल से लेकर लोअर ग्राउंड तक एक जेंटल स्लोप है, तो वो स्पर्स होंगे, मतलब कुछ बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप वाला नहीं है। और डाइक क्या होता है? डाइक है एक फ्लैट बॉडी ऑफ रॉक दैट कट्स थ्रू अनदर टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, मान लीजिए ये एक, सॉरी, यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, एक रॉक है और इसके ऊपर दूसरा रॉक ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो वो जो एक फ्लैट बॉडी ऑफ रॉक है जो दूसरे टाइप के रॉक को कट करी है, तो वो डाइक कहलाता है। तो यहाँ पे क्वार्टेजाइट के डाइक्स मिलते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा है ये जो है, ये हमकी हिल्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने लिखा हुआ है स्मॉल माउंट अबव ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है और इसके ऊपर छोटा छोटा सा कुछ एलिवेटेड पोर्शन है, तो वो स्मॉल हमकी हिल्स हो गए। तो ये सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स, ये जो टॉर्स हैं, ठीक है, ये जो ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली है, स्पर्स हैं, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, हमकी हिल्स हैं, डाइक्स हैं, क्वार्टरसाइट डाइक्स, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू के फीचर्स हैं। इसी प्लेट्यू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है हमें। ठीक है, ये आगे हम सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली नेचुरल साइट्स है वाटर स्टोरेज के लिए, जैसे कि जहाँ पे अब ये रिफ्ट वैली बन गई तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो ये नेचुरल साइट प्रोवाइड करती है वाटर स्टोरेज के लिए। अब ये सब हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में और जानते हैं। हम देखते हैं कि प्लेट्यू में क्या है। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके अंदर फेजेस आए हैं, कुछ अपलिफ्टमेंट के और कुछ सबमर्जेंस के। अपलिफ्टमेंट मतलब जब ऊपर की तरफ लैंड आया, और सबमर्जेंस मतलब जब नीचे की तरफ लैंड सबमर्ज हुआ है। तो ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के कारण, जैसे पहले भी हमने देखा एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस थे, अभी अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है? फॉल्ट और फ्रैक्चर्स बन चुके हैं। फॉल्टिंग हमने देखा था क्या होता है, किस तरीके से फॉल्ट पड़ता है, हमने पहले डायग्राम में देखा। तो क्रस्टल क्रस्ट जो है, जो ऊपर जो लैंड का एरिया है अर्थ का, उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो वो क्रस्ट के अंदर फॉल्टिंग हो रही है, फ्रैक्चर्स बन रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है यहाँ पे जो है बीमा फॉल्ट। बीमा फॉल्ट जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज, इसका मतलब अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है बीम फॉल्ट में, तो ये हमको याद रखना है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे हमने कहा था नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ब्लैक सॉइल भी मिलती है, वहां पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे वहां पे बहुत सारे रेवाइन्स मिलेंगे और गॉर्ज मिलेंगे। गॉर्ज हमें पता है क्या था, रेवाइन्स क्या होती है वो हम देखेंगे अभी। पहले हम यही देख लेते हैं कि रेवाइन्स क्या होती है। रेवाइन्स भी एक स्मॉल नैरो वैली है जिसकी स्टीप साइड्स है, बट ये गली से बड़ा एंड कैनियन से छोटा होता है। कैनियन आपने ग्रैंड कैनियन यूएस का देखा होगा, उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी होगी। और गली मतलब देखिए, अगर ज्यादा पतला है, ठीक है, नैरो वैली है, ये आप देख लीजिए डायग्राम है, ये मान लीजिए नैरो वैली और स्टीप साइड्स इसमें दी हुई है कि ये स्टीपर साइड्स है, पतली सी वैली निकल रही है यहाँ से, तो ये रिवाइन है। लेकिन अब यही देखिए कि अगर ये जो एरिया ये और ज्यादा पतला होता तो ये गली होती, और ये अगर बहुत ज्यादा खुला होता तो ये कैनियन है। ठीक है, तो ये स्मॉल नैरो वैली, स्टीप साइड्स और लार्जर देन गली एंड स्मॉलर देन कैनियन, तो ये हो गई रिवाइन्स। गॉर्ज हमने पहले ही देखा था क्या होता है, स्टीप साइडेड नैरो रिवर वैली। तो ये तो दोनों सेम सी चीज नहीं होगी, इनमें डिफरेंस क्या हुआ रिवाइन्स और गॉर्ज में? डिफरेंस इनमें ये है कि जो गॉर्ज है ना, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, रिवाइन्स में नहीं होगा। अब जो रिवाइन्स है कहाँ के, चंबल रिवर, भिंड, मोरेना, ये जो है यहाँ की रिवाइन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमको मिलती है। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेक्कन प्लेट्यू को समझते हैं क्या है। डेक्कन प्लेट्यू मतलब इसका जो ये वाला पोर्शन है, हमने पता है पेनिनसुलर इंडिया मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और ये डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू यहाँ आ जाएगा। एक रफ आइडिया हम ले लेते हैं। तो ये जो है, तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, सॉरी, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, वेरी सॉरी, ये कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा। ठीक है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट है इसके, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, साउथ में कुछ इसमें एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है कि सदर्न बाउंड्री को। नॉर्दर्न बाउंड्री में यहाँ पे सतपुरा हिल्स है जो हमने देखा था नर्मदा और तापी के बीच में है, फिर मिकाल और महादेव हिल्स हैं, इसको हम मैप पे अभी देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनको देखते हैं। पहले हम एक बार मैप पे जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा मैप है और ये हमारा जो है
मालवा प्लेट्यू, ये हमारी सतपुरा रेंज आ गई, ये महादेव हिल्स है, थोड़ा जूम इन करते हैं, और ये मैकाल रेंज है। ठीक है, तो ये हमारे सतपुरा महादेव मैकाल, ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री आ गई। इस साइड में हमारे आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स और इस साइड में आ जाएंगे हमारे ईस्टर्न घाट्स। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस डेक्कन प्लेट्यू को, इन सबको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। आइए अब हम इसे देखते हैं कि वेस्टर्न घाट को देख लेते हैं एक बार। वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, नॉर्थ से साउथ जाएंगे अगर हम, तो यही ऑर्डर में ये स्टेट्स आते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वहां पे वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं और केरला में अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स हैं। जब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं, तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो एलिवेशन में ज्यादा है और कंटिन्यूअस भी हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स होंगे उनका एलिवेशन भी कम होगा और वो डिसकंटिन्यूअस भी होंगे। ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन कम क्यों है? क्योंकि वहां पे जो रिवर्स बह रही हैं वो उसको इरोड कर रही हैं, तो इसलिए वहां पे एलिवेशन कम है। तो वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन जो है वो अराउंड 1500 मीटर है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे हम जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। जो अनायमुडी पीक है और डोडा बेटा, ये दो पीक्स मेंशन की गई है। अनायमुडी तो कहाँ पे है? अन्नामलाई हिल्स के अंदर, और डोडा बेटा है नीलगिरी हिल्स के अंदर। तो अनायमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से ही होता है। ईस्टर्न घाट के अंदर भी कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि जावाडी हिल, पालकोंडा रेंज, नल्लामलाई हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा है? वो है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड पढ़ने से पहले हम ये सब मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये हमारे आगे रिवर्स आ गई, ये आ गई नल्लामलाई हिल्स, पालकोंडा रेंज, यहाँ पे जावाडी है, ये अन्नामलाई हिल्स है, ये कार्डमम रेंज है, ये डोडा बेटा है जो नीलगिरी हिल्स में है, ये अन्नामलाई के अंदर अनायमुडी है, यहाँ पर शेवरॉय हिल्स है। ठीक है, ये सारा हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कुछ हिल्स आ गए जो हमने देख लिए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है। सेंट्रल हाईलैंड जिनकी जनरल एलिवेशन है 700 से 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल। इसका मतलब ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, डेक्कन ट्रैप जो है उससे थोड़ा सा ये इसका एलिवेशन कम है, वो 1500 मीटर था अराउंड वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन। बाकी प्लेट्यू भी है, सब कुछ है, हमने देखा। जैसे सेंट्रल हाईलैंड जो उसका 700 से 1000 मीटर तक आता है एलिवेशन, इसका जो स्लोप है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है। और हम देखते हैं कि फ्रॉम नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू सतपुरा रेंज, हमें वो तो हमने देख ही लिया है जिसका एलिवेशन 600 से 900 मीटर है, कि जो नदर्न डेक्कन प्लेट्यू जो हमने अभी पढ़ा है उसका नदर्न मोस्ट क्या है? सतपुरा, महादेव, मैकाल, वो हमने देखे अभी, हिल रेंजेस देखी। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसका ये साउथ में आ जाएगा, मतलब डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसकी नदर्न मोस्ट बाउंड्री, इसके ऊपर जो सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, इसके वेस्ट के अंदर अरावली रेंज है सेंट्रल हाईलैंड के, ईस्ट के अंदर राजमहल हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे है सतपुरा रेंज साउथ में। ठीक है, इसको हम मैप पे देख लेते हैं। बिल्कुल, ये रही हमारी सतपुरा रेंज, यहाँ है अरावली। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, यही राजमहल हिल्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये आ गया सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पोर्शन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सारे हिल्स बिल्कुल एक बार हमें रफली याद है, बट धीरे धीरे जब हम कई बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे कि यहाँ पर अन्नामलाई है, यहाँ पर कार्डमम है, यहाँ पर नीलगिरी है, जावाडी है, पालकोंडा है, नल्लामलाई है, इस तरफ अन्नामलाई था। तो ये सारे हिल्स हमें याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब हम सेंट्रल हाईलैंड में और डिटेल में देख लेते हैं कि जो सतपुरा रेंजेस है, जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है डेक्कन की और सेंट्रल हाईलैंड की सदर्न मोस्ट, ये किस चीज का एग्जांपल है? ये रेलिक्ट माउंटेन का। रेलिक्ट माउंटेन्स क्या होते हैं? मतलब रेजिडुअल माउंटेन, मतलब जैसे जो माउंटेन था उसमें इरोजन हो गया विंड से, वाटर से, जिस भी सोर्स से, उसके बाद जो माउंटेन बचा वो रेलिक्ट माउंटेन है। तो ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल रेलिक्ट माउंटेन का माने तो वो है हमारी सतपुरा रेंज, जो काफी ज्यादा डेन्यूडेड है। डेन्यूडेड वही मतलब धीरे धीरे इरोजन हुआ है, उसकी कवरिंग जो है वो रिमूव हुई है। और ये रेंज डिसकंटिन्यूस है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज इरोजन चल रहा है। तो हम देखते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको अगर हम थोड़ा सा वेस्ट में और देखें, ये जो पूरा प्लेट्यू है ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? तो वेस्ट में ये जैसलमेर तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें पता है रेगिस्तान है पर नीचे प्लेट्यू है।
और यहाँ पर क्या है, बारछन है, दो चीजें हैं, एक तो है, डिटेल में देखते हैं, एक तो है बारछन्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस। ठीक है, तो बारछन क्या होते हैं, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स हमें पता है जो ये मिट्टी के टीले होते हैं, अगर ये क्रेसेंट शेप, ये वाली शेप में हो, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये वाली शेप में, क्रेसेंट शेप के अंदर है, ये वाली शेप ऐसे, तो उन्हें हम बारछन कहेंगे। तो ये जो बारछन है और सैंड रिजेस जो है जैसलमेर में हमें मिलते हैं, वहां पर ये है। यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब मेटामॉर्फिक प्रोसेस से ये रॉक बनते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पहले मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुआ होगा, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बने हैं। तीन टाइप ऑफ रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, एक और होते हैं। तो इनको हम आगे डिटेल में बिल्कुल सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी ये कौन से यहाँ पे मार्बल है, स्लेट है, जेनेसिस, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो यहाँ पे मिलते हैं। अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ट्रिब्यूटरीज जो यमुना की हैं, उनका ओरिजिन विंध्या और कैमूर रेंजेस से ही होता है। बनास जो है वो ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी चंबल की, जो अरावली से निकलती है। तो हम यही देख रहे हैं कि ये जो यमुना है ना, इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज, वो यहाँ ये कैमूर हिल्स हो गए और विंध्यास हो गए, यहाँ से निकल रही है। और अरावली यहाँ से बनास निकलेगी, जो चंबल की है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी। तो ये हमें थोड़ा सा देख लिया हमने मैप के ऊपर कि कहाँ से ये हमारी गंगा है, ये हमारी यमुना निकल रही है, यमुना चंबल है, ये बेटवा है, एक बनास है जो आके चंबल में मिलेगी। तो और यहाँ से विंध्या रेंज से और कैमूर हिल से, यहाँ से जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज मोस्टली निकल रही है। ठीक है, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात कर लेते हैं, जो कि है मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। इसको हमने पहले भी देखा था। तो हम देखते हैं कि ये जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसी का ही एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंड कैसे हुआ, क्योंकि ये जो हमें पता है इंडियन प्लेट है, नॉर्थ ईस्ट जो है मूवमेंट कर रही है। जब हिमालय ओरिजिन हुआ तब भी उस टाइम पे बने थे ये, उस टाइम पे प्लेट्यू लगा हुआ था। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली कि जो इंडियन प्लेट है वो मूवमेंट कर रही थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हिमालय और ओरिजिनेट हुए थे तब। तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट हो गया राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में, जिसके कारण मतलब जो धीरे धीरे बिल्कुल डिपोजिशन से बढ़ गया था, पर जिसके कारण ये अभी जो प्लेट्यू का पोर्शन है वो अलग हो गया था, मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। यहाँ पे हमें जो है ये जो मेघालय प्लेट्यू, हम इसकी बात करते हैं, मेघालय प्लेट्यू है ना, यहाँ पर तीन हिल्स हमने पहले देखे थे, गैरो, खासी एंड जंतिया हिल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम्ड आफ्टर ट्राइबल ग्रुप ऑफ द रीजन, यहाँ पे जो गैरो है, खासी है, जंतिया ट्राइब्स हैं, और इनके पीछे हिल्स, इनका नाम रखा गया है। असम के अंदर जो है, ये तो मेघालय प्लेट्यू है, असम के अंदर कार्बी एंगलोंग हिल्स मिलते हैं। तो कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू है। अब मेघालय प्लेट्यू में क्या है, ये ना मिनरल रिसोर्सेज में छोटा नागपुर प्लेट्यू भी रिच है, और ये भी मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे काफी सारे मिलते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, कोल है, आयरन और सिलिमेट, लाइमस्टोन और यूरेनियम यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमें, ये तो हमने सबने सुना होगा कि चिरापुंजी में भाई सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल चिरापुंजी मेघालय में है। तो साउथ वेस्ट मानसून, अब ये मानसून क्या है, कहाँ से आता है, कैसे कैसे बारिश होती है, ये सब हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, उससे यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है। और जो चिरापुंजी है वहाँ बहुत बारिश होती है, भाई इतनी ज्यादा बारिश है तो पानी के कारण इरोजन होता होगा। तो जो सरफेस है वो काफी ज्यादा इरोडेड है, बेयर रॉक की सर्विस है, इसलिए मतलब इतना ज्यादा पानी बारिश होता है तो इरोजन होता है, तो वेजिटेशन कवर बहुत ज्यादा कम है, कोई परमानेंट कवर नहीं है, कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ पे बेयर रॉक की सर्फेस मिलेगा हमें चिरापुंजी में। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, जो कि है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है, ये हम देख लेते हैं कि हमें देखा बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और बारछन मिलते हैं डेजर्ट के अंदर हमको। ये डेजर्ट की लोकेशन क्या है, इंडियन डेजर्ट कहाँ पे एग्जैक्टली, जो अरावली हिल्स है राजस्थान में, हमने देखा कुछ मतलब मेजर पोर्शन राजस्थान में अरावली हिल्स का। तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसकी जो आप इस तरफ जाओगे ना नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ड्यून्स और बारछन मिलेंगे, मतलब रेत के टीले मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अब रेगिस्तान है तो बारिश कम होती होगी, तो लो रेनफॉल है। कितनी कम बारिश है, 150 mm पर ईयर से भी कम बारिश होती है। अब बारिश कम है, इसके कारण वेजिटेशन भी कम होता है, और क्लाइमेट भी एरिड रहता है, मतलब सूखा सूखा सा क्लाइमेट रहता है, और वेजिटेशन भी नहीं होती है। अब इस कारण इसको मरुस्थली बोला जाता है लोकली। हम देखते हैं कि जो मेसोजोइक एरिया एरा था ना, मतलब मेसोजोइक एरा एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। तो ये जो टाइम पीरियड था मेसोजोइक एरा के अंदर क्या था कि ये जो पूरा रीजन था ना, ये पूरा की पूरा रीजन सी के अंडर था, समुद्र के नीचे था। अब इसके अंदर जो है रॉक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है जैसलमेर तक। तो यहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। अब इसके ऊपर वेदरिंग हुई, विंड एक्शन हुए,
मतलब इतनी तेज हवाएं चलती है रेगिस्तान में, तो फिजिकली क्या हुआ, धीरे धीरे वो पार्टिकल से निकल गए। तो अब किस टाइप की चीजें मिली हमें वहां पे, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमको रेगिस्तान में, वो है डेजर्ट के अंदर एक तो है मशरूम रॉक्स, मतलब वही रॉक बाहर निकला हुआ हो थोड़ा सा पोर्शन। शिफ्टिंग ड्यून्स, सैंड ड्यून्स होते हैं, मिट्टी के टीले, रेत के टीले, एकदम वो रेत हवा के साथ उठ के चली गई, यहाँ से टीला गायब, नई जगह बन गया, तो वो सब। उसके अलावा ओएसिस, ओएसिस मतलब थोड़ा सा कोई फर्टाइल एरिया होता है एरिड रीजन में, मतलब जहाँ पे हमें पानी मिल गया थोड़ा बहुत और वहां पे खेती वगैरह हो रही है, फर्टाइल रीजन है या हो सकती है, ओएसिस बन गया। ठीक है, अब हमें क्या एविडेंस मिला है कि ये जो एरिया था रेगिस्तान वाले पानी के अंडर था, वो है वुड फॉसिल्स मिले हैं हमको। एक तो अकाल पार्क है वहां पे, वुड फॉसिल्स मतलब लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो इतनी पुरानी है कि पानी के नीचे थी, मतलब उस टाइम की हमको मिले, तो उससे हमें पता लगता है हाँ कि ये एरिया अंडर सी होगा। और कुछ मरीन डिपोजिट, मरीन होता है मतलब पानी के नीचे जो मिलती है, तो मरीन पानी में मिलने वाली चीजें, ये हमें ब्रह्मसर जैसलमेर के आसपास एरिया वहां हमें मिली है, तो ये हमें एविडेंस मिला कि हाँ ये जो डेजर्ट है ये अंडर वाटर था इन मेसोजोइक एरिया। अब ये डेजर्ट है, इसको हम दो पार्ट में देख लेते हैं, एक तो है नदर्न पार्ट और एक है सदर्न पार्ट। तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, वो तो सिंध की तरफ उसका स्लोप जा रहा है, ठीक है, और जो साउथ वाला पोर्शन है उसका रन ऑफ कच्छ की तरफ स्लोप जा रहा है। ज्यादातर रिवर्स कैसी है, एफर्मल, दो टाइप की रिवर्स होती है, पेरेनियल रिवर और एफर्मल। पेरेनियल मतलब जिसमें पूरे साल पानी रहेगा, और एफर्मल रिवर्स क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ पानी तभी होगा जब बारिश होगी। ठीक है, जब बारिश होती है पानी आता है तो नदी में पानी बढ़ जाता है, तो मोस्टली जो रिवर्स हैं यहाँ पर वो है एफर्मल है। यहाँ पर सदर्न पार्ट में हमें लूनी रिवर मिलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रेगिस्तान के हिसाब से, मतलब ये रिवर यहाँ पे बिल्कुल लो प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कम होती है, इवेपोरेशन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होती है, तो पानी जो बहाव बनकर ज्यादा उड़ता है, तो वाटर डेफिसिट रीजन है, मतलब पानी की कमी रहती है इस रीजन में, बिल्कुल डेजर्ट में होती है। इनलैंड ड्रेनेज है मोस्टली। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, मतलब वही नदी शुरू होती है, पानी मतलब नदी अंदर ही शुरू होके वही खत्म हो जाती है कहीं, मतलब मोस्टली बाकी नदियां जो हमने पेनिनसुलर प्लेटू में देखी वो जाके सी में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, और ये जो है इनलैंड ड्रेनेज है, मतलब डिसअपियर कर जाती है आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस, आखिर में जाके किसी लेक में या किसी प्लाया में मिल जाती है। प्लाया वो होता है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलता है, सोर्स ऑफ सॉल्ट भी होता है, कुछ लेक्स भी हैं जो ब्रैकिश वाटर मिलता है जहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से सॉल्ट भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स को अब हम देखते हैं। तो जो कोस्ट एरिया है, ये वाला मान लीजिए कोस्ट एरिया, इधर वाला जो है ये है वेस्ट कोस्ट, और इधर वाली जो है ये है ईस्ट कोस्ट, मतलब ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रिप जो है लैंड की, वेस्ट कोस्ट हो गई, इधर वाली हो गई ईस्ट कोस्ट हो गई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है उनको देख लेते हैं। ये हमने पहले याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स है, मतलब सी लेवल राइज हुआ है पहले, यहाँ पे जो लैंड है वो सी के अंदर चला गया कुछ, तो सबमर्ज हुआ है ये कोस्टल प्लेन। हालांकि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, वो एमरजेंट कोस्ट है, मतलब सी लेवल फॉल हुआ है और जो पानी के नीचे पहले लैंड था वो ऊपर आ गया है, तो इसलिए ये ब्रॉड भी है। और ये वाले जो है ये नैरो है, ठीक है। और यहाँ पे माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो द्वारका है वो सिटी थी और अब वो पानी के अंडर है, ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स डेवलप किए जाते हैं, ये वाला जो वेस्ट कोस्ट है, लेकिन अगर हम देखें जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर इट्स डिफिकल्ट कि वो अच्छे पोर्ट्स और हार्बर्स डेवलप कर पाए। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 500 किलोमीटर तक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, ये है हमारी कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसे तो है नहीं कि ये कोस्ट है और फिर सीधा ऐसे कि यहाँ पे गहरा समुद्र आ गया, ये आ गया ओशन, और गहरा समुद्र मतलब बहुत डेप्थ है, ऐसा नहीं है। शुरू में जो डेप्थ है वो कम होगी और धीरे धीरे वो डेप्थ इंक्रीज होगी। तो ये जो एरिया है जहाँ पर डेप्थ कम है, यहाँ पर जो लैंड है ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है और बाद में ओशन फ्लोर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स होते हैं ये, जो कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। तो अभी मेन पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, मतलब ओवर 500, मतलब ऑलमोस्ट अप टू 500 किलोमीटर ये जो है एक्सटेंडेड है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट हार्बर नहीं बन सकते, बिकॉज शिप आएगी और अगर पानी गहरा नहीं हुआ तो वो तो पहले ही अटक जाएगी। अगर मान लीजिए टाइड हो गई, लो टाइड हाई टाइड हो गई, तो शिप कैसे पोर्ट तक पहुंच पाएगी, इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे इतनी शिप्स नहीं है। बल्कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहां पर हमें काफी नेचुरल पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कांडला है, मजागांव, जेएलएन पोर्ट, नावा शिवा, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन एक्सेट्रा, काफी सारे पोर्ट जो है हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ से जब हम साउथ में जाएंगे, ईस्ट नॉर्थ से साउथ में जाएंगे वेस्टर्न कोस्ट पे, तो गुजरात कोस्ट है सबसे नॉर्थ में और सबसे साउथ में केरला कोस्ट, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ से ब्रॉड है नॉर्थ साउथ में, सेंटर में थोड़ा सा नैरो है,
मतलब नॉर्थ साउथ में ब्रॉड है, सेंटर में नैरो है। इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो है कोस्ट इतनी है, यहाँ पर कोस्ट इतनी है, यहाँ पर कम है। तो जो सबसे पहले ऊपर है वो कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट है गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन, वहां पे जो कोस्ट है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। कर्नाटक जो है वहां पे हम गोवन कोस्ट है, और केरला में मालाबार कोस्ट है। तो इस तरीके से कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, गोवन एंड मालाबार कोस्ट, ये हम नॉर्थ से साउथ में आएंगे, ऐसे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से रिवर्स भी फ्लो कर रही है, बट यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं बनता। यही अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टास बनाती है जो रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब डेल्टा बनाती है रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर से हमने पढ़ी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। मैंने आपको बोला भी था कि आप देखिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा क्यों नहीं बना रही है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा क्यों बना रही है। नेक्स्ट जो है वो है कायल, बैक वाटर्स। ये क्या होता है? कायल क्या होते हैं? ये बैक वाटर्स मतलब कुछ पोर्शन है जिसमें पानी मिलेगा हमें, लैंड भी है, थोड़ा सा पानी भी है, लैंड और पानी है ऐसे। तो ये मालाबार कोस्ट है जो केरला में, वहां पे हमें कायल्स मिलते हैं। और ये फिशिंग के लिए काफी अच्छा एरिया है, फेमस है। यहाँ पे फिशिंग होती है, इनलैंड नेविगेशन होता है, मतलब इनलैंड जैसे बोट्स वोट्स जाती हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होते हैं ये कायल्स। हर साल एक नेहरू ट्रॉफी होती है वल्लमकली में, एक बोट रेस है। नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली एक बोट रेस होती है यहाँ पर, जो कि किसी कायल, केरला में कायल है, पुन्नमड कायल यहाँ पर होती है तो ये फैक्ट, बट फिर भी एनसीईआरटी में दिया तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आइलैंड्स देख लेते हैं। ये सबसे लास्ट फीचर जो हमको देखना है, इसके बाद हम प्रीवियस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइलैंड्स देखते हैं। एक है अरेबियन सी, जो कि इस तरफ है, यहाँ पर अरेबियन सी होती है इंडिया के, और दूसरी तरफ होता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं और अरेबियन सी में आइलैंड्स हैं, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे टोटल 572 आइलैंड्स हैं। यहाँ पर रिचीज आर्कीपेलागो और लैब्रिंथ आइलैंड भी है, दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो दे रखा है 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट एंड 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक। ये रफली इसका एक्सटेंशन है। 572 आइलैंड्स हो गए, दो आइलैंड्स हो गए, रिचीज आर्कीपेलागो और लैब्रिंथ आइलैंड। अब अगर हम सारे आइलैंड ग्रुप को देखें तो एक हो गए अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार। नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 10 डिग्री चैनल। इन दोनों को डिवीजन कर रहा है 10 डिग्री चैनल, ये याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, ठीक है। एक बेरन आइलैंड है निकोबार के अंदर, जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया के अंदर, वो है बेरन आइलैंड। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ पीक्स है जो दे रखी थी। सेडल पीक नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में माउंट दिवालो, माउंट कोयब साउथ अंडमान में, माउंट थुलर ग्रेट निकोबार में। ये 4 पीक्स है जिनके बारे में मेंशन कर रखा था एनसीईआरटी में। तो इसको हम नॉर्थ टू साउथ याद कर सकते हैं, कई बार ग्रुपिंग में भी आ सकते हैं कि पहले सेडल पीक, माउंट दिवालो, माउंट कोयब, माउंट थुलर निकोबार में है, तो ये हम याद रख सकते हैं। ये आइलैंड जो है माना जाता है कि कुछ सबमर्ज्ड माउंटेन थे, मतलब जो ये पानी है इसके नीचे कुछ माउंटेन थे, उनका कुछ पोर्शन ऊपर आ गया ऐसे, तो ये आइलैंड्स हो गए, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर कोरल डिपॉजिट्स भी हैं, बहुत ब्यूटीफुल बीचेस भी हैं कोरल्स के, हम बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए डायग्राम दिया हुआ है कि ये पहाड़ है, पहाड़ से जब हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो कंडेंस होंगी, पानी से भरी हुई होंगी, कंडेंस होगी और फिर बारिश होगी, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है क्योंकि इक्वेटर के पास है। अब हम देखते हैं सेकंड जो आइलैंड ग्रुप है वो है अरेबियन सी में। इसका एक्सटेंशन 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री दोनों में बीच में, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो दोनों में है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो नॉर्थ में एमिनी आइलैंड है एंड साउथ के अंदर जो कन्नौर आइलैंड है, उनको डिवाइड कर रहा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये इसका रफली 8 डिग्री से 12 डिग्री, 71 डिग्री, 74 डिग्री ईस्ट, ये इसका हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। अब एंटायर आइलैंड ग्रुप जो है ये कोरल्स का ही बना हुआ है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, कोरल क्या होता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो ये जो कोरल है इसी का ही बना हुआ है पूरा की पूरा आइलैंड। ये जो केरल कोस्ट है ना, ये केरला की कोस्ट है, इससे 280 से 480 किलोमीटर साइड में यहाँ पर है ये वाले आइलैंड्स, जो इसमें लक्षद्वीप आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड है। टोटल अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स है यहाँ पे, वहाँ पे 572 है, यहाँ पे 36 है। और इसमें से इनहेबिटेड कितने हैं, मतलब कितने आइलैंड्स हैं जिन पे लोग रह रहे हैं, वो है 11। सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, जो कि 453 स्क्वायर किलोमीटर का है।
अमीनी आइलैंड और कैनॉट आइलैंड को जो है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर स्टॉर्म बीचेस हैं जहाँ पर बहुत सारे पेबल्स मिलेंगे, शिंगल्स, कॉबल्स, बोल्डर्स जो है हमें मिलते हैं। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम्स और रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन, ये सीडीएस एग्जाम सेकंड 2021 में आया हुआ है। हमें बताना है कि स्ट्रीम है रिवर्स जो माउंटेन से आ रही है वो हैवी मटेरियल रॉक और बोल्डर्स डिपॉजिट करती है कौन से एरिया में? तो भाबर रीजन है वहां पर करेंगी ये। सबसे पहले बाबर रीजन था, हमने देखा था बिल्कुल नर्दर्न प्लेन्स जब पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ 2019 में कि हमें जो हिल्स हैं सेंट्रल इंडिया के उनको वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल यही आंसर इसका सतपुरा आएगा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ये हमने मैप पे देखा था इनको, आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैप पे सबसे पहले सतपुरा आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मेकाला एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। फिर इस तरीके से अमंग्स, फिर ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्री का ही है 2018 का कि इनमें से कौन सी सिटी जो लॉन्गिट्यूड पे सबसे दिल्ली के पास है। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे, ठीक है। तो अगर ये इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पर दिल्ली का पोर्शन हो गया और ये इसके पास कौन सा लॉन्गिट्यूड है, कौन सी सिटी है जो सबसे पास है। ये हमारे पास ऑप्शन थे बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एंड पुणे। तो इसके अंदर हम सबका ये देख रखे हैं लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, तो सबसे जो क्लोजेस्ट है वो है बेंगलुरु। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यूपीएससी प्री 2018 का ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है बैरन आइलैंड के ऊपर कि बैरन आइलैंड जो वॉल्केनो है वो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडियन टेरिटरी में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड जो है 140 किलोमीटर ईस्ट है ग्रेट निकोबार के। लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो है वो 1991 में इरप्ट हुआ था और तब से इनएक्टिव है। तो हमने देखा एक्टिव वॉल्केनो तो 1 और 3 वैसे ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो 3 नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। 1 ओनली इसका आंसर होगा और ये 140 किलोमीटर ईस्ट है पोर्ट ब्लेयर के, ना कि ग्रेट निकोबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2017 में आया हुआ है। इसमें यह है कि इंडिया में जो हिमालयस हैं वो 5 स्टेट्स में है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो भी 5 स्टेट्स में है और पुलिकट लेक जो है वो 2 स्टेट्स में है। तो बिल्कुल जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। पुलिकट लेक 2 स्टेट्स में है, तमिलनाडु के अंदर है और आंध्रा में है। हिमालय जो है वो ओवर 11 स्टेट्स एंड 2 यूटीज में है और वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्री 2014 का है और इसमें बोला है कि 10 डिग्री चैनल किन्हें सेपरेट करता है। तो बिल्कुल अभी अभी हमने देखा है कि अंडमान एंड निकोबार है जिनको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्री 2014 का है और इसमें हमें हिल्स और कोस्ट को कंबाइन करना है कि कौन सा सही है। कार्डेमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट, ये सही नहीं है। कैमूर हिल्स, कॉनकन कोस्ट, ये भी सही नहीं है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, ये हमने मैप पे देखा था बिल्कुल। मिकिर हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये भी सही है। कैमूर हिल्स जो हमने देखा है ये भी सेंट्रल पोर्शन में थे तो कॉनकन कोस्ट पे नहीं है। कार्डेमम हिल्स जो है वो साउथ साइड में थे। कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है और जबकि हमारे जो हिल्स है वो यहाँ पर है कार्डेमम हिल्स। तो इसलिए जो है 3 एंड 4 ओनली ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्री 2012 का है। इसके अंदर है कि जब आप हिमालय से ट्रेवल करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। तो बिल्कुल हमें पता है कि जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो वहाँ पर डीप गॉर्जेस, यू टर्न जो है रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट, ये सब के सब आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब हमने देखा है बिल्कुल चैप्टर के अंदर कि ये सब है वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं यूपीएससी प्री 2010 का एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई हिमालयन रेंज नहीं होती तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता। हमने देखा बिल्कुल हिमालयन रेंज जो है वो कल्चरली है, फिजिकली है, वो डिवाइड कर रही है इंडिया को, क्लाइमेट को भी किस तरीके से अलग कर रही है। तो बिल्कुल इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है कि मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। बिल्कुल अगर यहाँ पे मान लीजिए माउंटेन ना होते तो यहाँ पे जो साइबेरिया की कोल्ड वेव है वो बिल्कुल इंडिया में एंटर कर जाती, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। बिल्कुल ऐसी सॉइल नहीं आ पाती, रिवर्स कहाँ से आती, सोर्स कहाँ से होता। द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। ये जो है आंसर आपको क्लाइमेट चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेगा कि किस तरीके से जो मॉनसून का पैटर्न है वो भी अलग होता है। बिकॉज जब हवाएं टकराती है, कुछ हवाएं इसके पैरेलल चलती है, कुछ हवाएं जाती है यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, बारिश करती है, किस तरीके से जो मॉनसून का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता। तो बिल्कुल 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्री 2008 का है और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कौन से हिल्स हैं जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, तो वो है नीलगिरी हिल्स। तो ये आंसर इसका है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ये चैप्टर आई होप आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया है या समझना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आ सके और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी आप लोगों को समझा सके। ये पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे, साथ में हम मैप्स का कुछ शॉर्ट्स भी बना देंगे जिसके अंदर रिवर्स वगैरह आपको बहुत जल्दी जल्दी पता लग जाए। एक बार वो हम चैप्टर कंप्लीट कर ले, कवर कर लें, उसके बाद वो सब भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। थैंक यू सो मच।